सो गुड मॉर्निंग टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑफलाइन स्टूडेंट्स। तो आज जो है आपकी टू द पॉइंट करंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो बेसिकली आज हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, जितनी भी करंट अफेयर्स होगी वो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव ओनली ही होगी, और जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो सारी आपकी क्लासेस में कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो जो फॉर्मेट हम फॉलो कर रहे हैं वो ये है कि अभी जैसे जून 2023 से लेके अगस्त 2023 तक की करंट अफेयर हम करेंगे। पहले 3 मंथ्स की, जून टू अगस्त 23 तक की करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक है, और उसमें भी हम सब्जेक्ट वाइज करेंगे। जैसे आज हम पहले इन्वायरमेंट की करेंगे, देन मे बी ज्योग्राफी, और देन मे बी पॉलिटी, इकोनॉमी एटसेट्रा। ठीक है, तो क्वार्टर वाइज जो है हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे, डेट टू सब्जेक्ट वाइज। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो सारे आपकी क्लास में कवर हो जाएंगे। व्हाट यू नीड टू डू इज मल्टीपल रिविजन्स, 3-4 टाइम्स आप उसको रिवाइज जरूर करना विद इन अ मंथ। एक महीने के अंदर आपको जो हम करंट अफेयर कवर कर रहे हैं उसको 3 से 4 बार रिवाइज करना है। ठीक है, तब जाके जो है आपका क्वेश्चन सही जाएगा प्रीलिम्स में। अगर आप सोच रहे हो कि एक ही बार पढ़ लिया और उससे जो आपका क्वेश्चन सही चला जाएगा, ऐसा नहीं है। 3-4 बार पढ़ोगे तब जाके एग्जामिनेशन में याद आएगा, एग्जामिनेशन में याद आएगा और तभी आप उसको आंसर कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो नोट्स चलिए, सो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इज इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज। जब भी कुछ फर्स्ट होता है इन द वर्ल्ड और इन द कंट्री, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। तो कार्बन न्यूट्रल विलेज जो है डेवलप किया गया है भिवंडी तालुक ऑफ थाने डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसका नाम याद रखना है। वैसे यूपीएससी में थोड़ा कम पूछ सकते हैं इसके बारे में, बट स्टेट पीसीएस में पूछ लेते हैं। बट यूपीएससी आपसे क्वेश्चन कहां से पूछेगी? कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, यूपीएससी ज्यादातर क्वेश्चन किस पे पूछती है? कॉन्सेप्ट पे। और ये कॉन्सेप्ट क्यों पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में? क्योंकि देयर वाज अ न्यूज कि फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज जो है वो डेवलप किया गया इन दिस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, थाने डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट्स क्या है? एक तो पहला कॉन्सेप्ट आता है कार्बन न्यूट्रलिटी का। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, धरती का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है? कार्बन एमिशंस हो रही है। ठीक है, तो अगर जितनी कार्बन एमिशंस हो रही हैं उसको हम ऑब्जॉर्व कर लें, तब वी विल अचीव द स्टेट ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी। जितनी कार्बन इमिट हुई उतनी आपने कार्बन ऑब्जॉर्व कर ली। तो एटमॉस्फेयर में नेट इफेक्ट कितना आया? 0। ठीक है, उसके बाद में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कि एटमॉस्फेयर से आपने कार्बन को रिमूव किया, उसको क्या बोलोगे आप? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कैसे कर सकते हो आप? ट्रीज के थ्रू कर सकते हो। सिंपलेस्ट मेथड ये कि ट्रीज ग्रो कर दो, वो कार्बन ऑब्जॉर्व कर लेंगे। फिर उसके बाद में कार्बन सिंक। कार्बन सिंक बेसिकली उस सिस्टम को बोलेंगे जहां पे कार्बन एमिशंस जो हो रही हैं वो लेसर है देन इट्स ऑब्जॉर्प्शन। ठीक है, कार्बन एमिशंस आर लेसर देन इट्स ऑब्जॉर्प्शन, उसको क्या बोलेंगे? कार्बन सिंक। ठीक है, जनरली ये नेचुरल सिस्टम में पाया जाता है। फॉरेस्ट हो, ओशियंस हो, सोइल हो, ये सब क्या है? कार्बन सिंक। जितनी वो कार्बन एमिट करते हैं उससे ज्यादा वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। उसके बाद में कार्बन ऑफसेटिंग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कार्बन ऑफसेटिंग। ये क्या कहते हैं कि एक सेक्टर में मान लीजिए कार्बन एमिशन हो रही है, तो दूसरे सेक्टर में आप जो है कार्बन को ऑब्जॉर्व कर लो। जैसे मान लीजिए कोल पावर्ड थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है, ये कार्बन एमिशंस कर रहा है। सपोज इसने 100 यूनिट्स जो है कार्बन एमिट की, आपने सोलर पैनल से जो है पावर एल्सवेयर प्रोड्यूस की। ठीक है, तो इसने 100 यूनिट्स ऑफ कार्बन जो है रिड्यूस की। तो अब क्या हो गया कि 100 आपने एमिट की थ्रू कोल बेस्ड पावर प्लांट और 100 आपने रिड्यूस की थ्रू सोलर बेस्ड पावर प्लांट। तो अब ये क्या होगी? चीजें ऑफसेट हो गई। नेट इफेक्ट टू द एटमॉस्फेयर क्या है? 0। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कार्बन ऑफसेटिंग। ये एक सेक्टर से आपने कार्बन को एमिट किया इनटू द एटमॉस्फेयर और दूसरे सेक्टर से उसको ऑब्जॉर्व करवा लिया या कम करवा लिया। क्लियर? उसके बाद आते हैं इंडिया का नेट जीरो टारगेट। याद रखना आपको 2070 तक का है। नेट जीरो टारगेट क्या कहता है? टू अचीव दी कार्बन न्यूट्रलिटी। नेट जीरो मींस कार्बन न्यूट्रलिटी, कि हम जितनी कार्बन एमिट करें उतनी कार्बन ऑब्जॉर्व भी करें। ठीक है, तो हमें वो 2070 तक अचीव करना है।
तो कैसे करोगे? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के थ्रू कर सकते हो आप सोलर पावर प्लांट्स, विंड पावर प्लांट्स, एफोरेस्टेशन सेक्टर, ये सब मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करोगे। उसके बाद है स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल्स, इन्वायरमेंट का पार्ट है आपका, बायोडाइवर्सिटी एटसेट्रा। तो देखो अभी ना आज काफी सारी हम स्पीशीज पढ़ेंगे एनिमल्स की जो कि डेंजर्ड है, एंडेंजर्ड है या न्यूज में थी। वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है सिविल सर्विस का, उसके साथ फॉरेस्ट का भी एग्जामिनेशन होता है प्रीलिम्स का। तो इसलिए यूपीएससी काफी सारे क्वेश्चंस इन चीजों में पूछती है, नेशनल पार्क्स पे या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे या फिर क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज पे एटसेट्रा। ठीक है, तो इसलिए हमें ये सब करना पड़ेगा, फैक्चुअल से डाटा है ये, लेकिन यूपीएससी क्वेश्चन पूछती जरूर है, हर साल पूछती है। ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट का एग्जामिनेशन आपका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के साथ होता है। ठीक है, तो इसलिए ये सारा डाटा जो है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेंस में नहीं पूछते, क्योंकि मेंस जो है फॉरेस्ट का और सिविल सर्विस का अलग अलग होता है। ठीक है, इसलिए मेंस में आप ज्यादातर क्वेश्चन देखते हो क्लाइमेट चेंज पे, ठीक है, या फिर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे एटसेट्रा। क्लियर? तो इसलिए आपको ये सारा फैक्चुअल डाटा जो है पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। तो हुआ क्या कि स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल्स क्यों न्यूज में थे? 3 महुअर्स। महुअर्स कौन होते हैं? हिंदी में भी वर्ड है सिमिलर, महुआ, है ना, जिस महात बोलते हैं, जो बेसिकली हाथियों को संभालते हैं, है ना। तो वो अरेस्ट किए गए काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। क्यों किए गए? क्योंकि वो एक रेयर फ्रेश वाटर टर्टल स्पीशीज दैट इज नेम्ड एज स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल्स, उसका इलीगल पोचिंग कर रहे थे, कंजप्शन कर रहे थे, उसको खा रहे थे। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज में था। तो स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल्स क्या है? बेसिकली टर्टल ही है, इसमें येलो और व्हाइट स्पॉट्स आपको उनकी बॉडी पे देखने को मिलेंगे, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल्स। लार्ज हेड होता है इनका, शॉर्ट स्नाउट, स्नाउट्स क्या होती है? नाक, स्नाउट्स के किसको बोलते हैं? नाक को बोलते हैं, नोज को। और वेब्ड फीट होते हैं जिसकी वजह से उनकी स्विमिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद इनको ब्लैक पॉन्ड टर्टल या ब्लैक स्पॉटेड टर्टल या हैमिल्टन टेरापिन भी बोलते हैं। ठीक है, और वो जो है दे बास्क इन द सन टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। बास्क इन द सन का मतलब क्या हुआ? थोड़ी देर धूप सेकते हैं ताकि वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके। उसके बाद दे नीड वार्म वाटर एंड इंटेंस बास्किंग एरिया, और जब भी वो अपनी शेल्स में वापस जाते हैं तो एक सॉफ्ट क्रॉक की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जैसे मेंढक गड़गड़ाते हैं ना, वैसे ये थोड़ा सा गड़गड़ाते हैं जब ये अपनी शेल में वापस जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दे आर फाउंड इन लार्ज डीप रिवर्स इन इंडिया, असम, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं। कार्निवोरस होते हैं, इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, ये छोटी मोटी फिशेस वगैरह को खाते हैं। ठीक है, और क्रेप्सुकुलर होते हैं ये। क्रेप्सुकुलर का मतलब क्या है कि ट्विलाइट में जो है ये बेसिकली एक्टिव ज्यादा होते हैं। ट्विलाइट कब होती है? हाँ, सांझ और संध्या, है ना, कि सुबह होने से पहले का जो पीरियड है या रात होने का पहले का जो पीरियड है ना, उसको बोलते हैं ट्विलाइट। तो इसमें ज्यादा एक्टिव होते हैं ये। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं। सीटस दैट इज कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, उसके अपेंडिक्स 1 में आते हैं। मतलब इनका ट्रेड जो है प्रोहिबिटेड है। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? प्रोहिबिटेड। ठीक है, उसके बाद आते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, ये असम में है और ब्रह्मपुत्रा वैली में ये पार्क बना हुआ है, याद रखना आपको। उसके बाद नेशनल पार्क 1974 में डिक्लेयर किया गया था, टाइगर रिजर्व 2007 में। और उसके बाद जो है ये याद रखना आपको कि ये 1 हाउंड राइनोस जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पोबिटोरो, वहां पे सबसे ज्यादा 1 हाउंड राइनोस पाए जाते हैं। पोबिटोरो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है? ब्राजील में नहीं, कहां पे है? असम में ही है। ठीक है, असम में ही है, वहां पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद कहां पाए जाते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क में। उसके बाद एलिफेंट्स भी वहां पे पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर एंड एशियाटिक वाटर बुफेलो। उसके बाद जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये, और इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर किया हुआ है इसको, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है। तो काफी इंपॉर्टेंट मतलब नेशनल पार्क है ये। ठीक है, और डिफ्लू रिवर जो है आप याद रखना है कि यहां से गुजरती है, नेशनल हाईवे 37 भी गुजरता है। अब आप कहोगे ये फैक्ट्स भी याद रखने पड़ेंगे, कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है। एक बार पूछ लिया था यूपीएससी ने कि नेशनल हाईवे जो है इस फलाना पार्क से गुजरता है। ठीक है, तो इसलिए आप ये भी याद रखोगे नेशनल हाईवे 37 काजीरंगा नेशनल पार्क से गुजरता है। ठीक है, उसके बाद असम में और कौन से नेशनल पार्क हैं? डिब्रू साइखोवा, मानस, नमेरी, राजीव गांधी, औरंग नेशनल पार्क। तो ये मैप है काजीरंगा। ठीक है, लखोवा, औरंग, मानस, डिब्रू साइखोवा। जब आप मैप पढ़ोगे तो और भी देख लेने, ये नहीं कि सिर्फ ये 4 देखने हैं।
ठीक है, उसके साथ जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है होलंगापुर गिब्बा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी पढ़ लेना है, क्योंकि आपसे यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगी, मैच द फॉलोइंग पूछेगी कि ये आपको एक सेंचुरी देगी, फिर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट देगी, आपको बताना है कि वो करेक्टली मैच हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे नामेरी है, नाम दफा हुआ एटसेट्रा, इनमें इनमें जो है कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए आपको ये सारे नेशनल पार्क याद रखने हैं जो असम के अंदर है। क्लियर। उसके बाद जो है ये देखो फॉरेस्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है चीजें, जैसे अब ये जो पोचर्स थे वो क्या कर रहे थे, इसको खा रहे थे। होता क्या है कि अब नेशनल पार्क में जो है ट्राइबल्स को अलाउड होता है कि वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। अब वो जाते हैं तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, मतलब कि कुछ फ्रूट्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए या कुछ पत्ते वगैरह कलेक्ट करने के लिए एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं कि साथ साथ पोचिंग भी कर लेते हैं। और आज के टाइम में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसी चीज से जो है काफी ज्यादा परेशान है कि ट्राइबल्स के नाम पे, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करने के नाम पर लोग वहां पर क्या कर रहे हैं, पोचिंग कर रहे हैं, दैट टू ऑफ रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज। और फॉरेस्ट ऑफिशियल को जो है कितनी स्पीशीज के बारे में पता होगा, कोई 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, है ना। अब जंगल में तो हजारों लाखों स्पीशीज हैं। ठीक है, तो अब अगर वो किसी मान लीजिए ऐसे कछुए को या पता नहीं तेंदुए को किसी को मार के ले भी आए, पता भी नहीं चलता कि वो रेयर था, एंडेंजर्ड था, क्रिटिकल एंडेंजर्ड था, क्या था, उसकी ब्लैक मार्केट में या वाइल्ड लाइफ मार्केट में क्या वैल्यू है, किसी को नहीं पता। तो वो मार के लाते हैं और उसको जो है करोड़ों में लाखों में ऐसे बेचते हैं। तो वाइल्ड लाइफ ट्रेड आज के टाइम में बहुत ही लुक्रेटिव ट्रेड है। अगर पकड़े गए तो बोल देते थे कि हम तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेने गए थे, कोई जानवर मिल गया, हमने वैसे ही मार दिया, उसको लेके जा रहे थे। ठीक है, तो वहां पे आप कुछ कर भी नहीं सकते कि दे विल क्लेम कि वी आर ट्राइबल्स, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन लिया तो ट्राइबल हरासमेंट का केस पड़ जाएगा कि ट्राइबल्स को आप हरास कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए काफी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर फॉरेस्ट एग्जामिनेशन। जब तक आपको स्पीशीज के बारे में पता होगा तब तक जो है आप कैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्पीशीज आ रही है हमारी ग्रेट इंडियन बस्टर्स एंड एशियाटिक लॉयंस। ये क्यों न्यूज में था, क्योंकि साइक्लोन आया था बाइपौर उससे जो है बेसिकली डेंजर हो गया था टू द लाइव्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड एशियाटिक लॉयंस। तो इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो गिर फॉरेस्ट में 700 एशियाटिक लॉयंस रहते हैं। ठीक है, और उनकी जो है पॉपुलेशन काफी वनरेबल है। अभी एपिडेमिक आ गया था, डेट इज बेबीसियोसिस। बेबीसियोसिस बेसिकली बीमारी है, इसमें फ्लू टाइप सिम्टम्स होने लग जाते हैं। ठीक है, और ये मच्छर टाइप या कोई फ्लीज के काटने पे होता है। ठीक है, उसके बाद साइक्लोन टाउकटे, वो भी 2019 में आया था, उसकी वजह से भी जो है लॉयंस की पॉपुलेशन काफी एडवर्सली अफेक्ट हुई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि एशियाटिक लॉयंस को जो है गिर फॉरेस्ट से मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में जो है रिलोकेट किया जाए। क्यों? क्योंकि हमारे एशियाटिक लॉयन कहां पाए जाते हैं? गिर नेशनल पार्क में। अगर मान लीजिए वहां पे कुछ आ जाए, सपोज सुनामी आ जाए या कोई बीमारी फैल जाए जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि सारे के सारे लॉयंस मारे जाए, इजंट इट? तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ एशियाटिक लॉयंस को कहां पे रिलोकेट करो, कुनो नेशनल पार्क में, ताकि एक ही बारी में, एक ही झटके में सारी पॉपुलेशन वाइप आउट ना हो। अगर गिर में जो है वाइप आउट होगी तो कुनो में हमारे पास रिजर्व पड़े। ठीक है, उसके बाद में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। बस्टर्ड क्या होता है? ये हाँ एक बर्ड है ये। लेट मी शो यू द पिक्चर। हाँ, तो ये बेसिकली एक बर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। नहीं, तितर उसको बोलते हैं, वल्चर को। ठीक है, और मेरे को सबके हिंदी के नाम नहीं पता। ठीक है, ये भी बर्ड है, वल्चर को बोलते हैं। तो ये गुजरात के नालिया ग्रासलैंड में पाए जाते हैं एंड दे हैव बेटर मोबिलिटी, काफी जल्दी उड़ जाते हैं और दे हैव द एबिलिटी टू सेंस डेंजर। और साइक्लोन की वजह से जो फ्लडिंग हुई उसकी वजह से उनकी लाइफ पे भी एडवर्स इफेक्ट आया। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि एशियाटिक लॉयंस के बारे में और जानते हैं। इसको पर्शियन लॉयन और इंडियन लॉयन भी बोला जाता है, याद रखना आपको। ठीक है, और पैंथेरा लियो स्पीशीज का ये पार्ट है। और वेस्ट एशिया पहले मिडिल ईस्ट में पाए जाते थे, बट आज के टाइम में ये कहां पाए जा रहे हैं? इंडिया में। और ये याद रखने की एशियाटिक लॉयंस आर स्मॉलर इन साइज देन अफ्रीकन लॉयंस। ठीक है, यहां पे एक स्टेटमेंट बना देगी यूपीएससी कि अफ्रीकन लॉयंस आर स्मॉलर देन एशियाटिक लॉयंस। स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, एशियाटिक लॉयंस आर स्मॉलर देन अफ्रीकन लॉयंस। ठीक है, और पहले वेस्ट बंगाल मध्य प्रदेश सेक्टर में पाए जाते थे, आज के टाइम में कहां पाए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ गुजरात में, दैट इज इन गिर नेशनल पार्क। क्लियर? प्रोटेक्शन स्टेटस आईयूसीएन रेड लिस्ट, एंडेंजर्ड स्टेटस अपेंडिक्स 1। और हमारे इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में, मतलब इनकी हंटिंग पोचिंग क्या है? बैंड है। ठीक है,
और गिर नेशनल पार्क जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में लोकेटेड है, ये भी याद रखना आपको। और सेंचुरी डिक्लेयर हुई थी 65 में, नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ 75 में। ये फैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि सेंचुरी भी और ये नेशनल पार्क भी है, ठीक है। और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट वहां पे पाए जाते हैं। और वहां पे एक याद रखना है कि मलधारी कम्युनिटी वहां पाई जाती है, एक मलधारी कम्युनिटी, ठीक है। मलधारी कम्युनिटी बेसिकली क्या करती है, गाय भैंस या भेड़ बकरी वगैरह चराती है। एंड दे एंजॉय सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद लोइन। सिम्बियोटिक कैसे, कि वो गाय भैंस भेड़ बकरी चराते हैं जंगलों में, ठीक है, तो वहां से जो अपनी लाइवलीहुड इंश्योर करते हैं। बट जो शेर है, एशियाटिक लोइन है, वो नहीं कि गाय भैंस बकरी को खाता है। सो दैट्स व्हाई दे हैव सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, कि वो जंगल से जो है बेसिकली जंगलों में जो अपनी गाय भैंस भेड़ बकरी को चराते हैं, ठीक है, वहां जंगलों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए, और जंगल उनका इस्तेमाल कर रहा है टू यूज देयर लाइफ स्टॉक फॉर देयर फूड, ठीक है। तो उसके बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है, ठीक है, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड है, ग्रासलैंड स्पीशीज है। आपको पता है माउंटेन होते हैं और एक ग्रासलैंड, तीसरा डेजर्ट्स, फिर उसके बाद कोस्टल एरियाज एक्सेट्रा। तो ये हरियाणा पंजाब यूपी एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ग्रासलैंड एरिया है। उसके बाद इसकी पॉपुलेशन राजस्थान गुजरात में कन्फाइंड है, महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश में भी थोड़ा बहुत मिलते हैं। इनको मेन थ्रेट किससे है, इलेक्ट्रोक्यूशन से, कि पावर लाइंस जो बिछाई गई हैं उनसे कई बार टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है करंट लगने से। हंटिंग, पाकिस्तान में बहुत होती है हंटिंग इनकी। पाकिस्तानी इफेक्ट पता क्या करता है, जो यूएई या सऊदी अरेबिया से जो शेख हैं उनको इनवाइट करता है और कहता है कि यहाँ हमारे आके हंटिंग करो, या वो आते हैं और कहते हैं कि हमें हंटिंग करनी है, और पाकिस्तान जो है उनको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देता है टू हंट दिस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, ठीक है, और हजारों लाखों में मार के जाते हैं वो शौक के लिए सिर्फ। So that's why hunting is their critical danger. उसके बाद habitat loss and widespread agriculture expansion. Protection status IUCN critically endangered CITES Appendix 1, Convention on Migratory Species Appendix 1, Wildlife Protection Act 1972 Schedule 1। तो यानी काफी critically endangered species है और highest level of protection इसको दी गई है, ठीक है। उसके बाद स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम है। स्टेप्स क्या लिए हमने, एक स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम है, एक नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम है। इसमें क्या है कि इनकी कैप्टिवेटिंग ब्रीडिंग हो रही है, मतलब कि किसी मान लीजिए कंजर्वेशन सेंटर में इनकी ब्रीडिंग कराई जाती है, फिर जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इनको वाइल्ड लाइफ में छोड़ दिया जाता है, ठीक है, ग्रासलैंड में छोड़ दिया जाता है। उस तरीके से हम जो है इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो है उसके बाद प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, उसमें यही है कि जो इनकी नेचुरल हैबिटेट है उसको प्रोटेक्ट करें। हैबिटेट का मतलब क्या होता है, जो उनका नेचुरल होम है जहां पे वो रहते हैं उसको प्रोटेक्ट करें, उसको हम इंक्रोच ना करें फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस या इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस या एग्रीकल्चर पर्पस एक्सेट्रा, ठीक है। कैप्टिवेटिंग जो है तीनों में ही हो रही है, स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम में भी, नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्लान में भी, और दिस कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी में भी, और इवन प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में भी, सभी में हो रही है कैप्टिवेटिंग ब्रीडिंग। तो उसके बाद इको फ्रेंडली मेजर्स के लिए टास्क फोर्स बनाया था ताकि पावर ट्रांसमिशन लाइंस की वजह से इनकी डेथ ना हो। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट? चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मियावाकी प्लांटेशन मेथड। मियावाकी प्लांटेशन मेथड, तो एशियाटिक लोइन हुआ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हुए, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज मियावाकी प्लांटेशन मेथड। तो ये न्यूज में क्यों था, बिकॉज आवर प्राइम मिनिस्टर हैज मेंशन्ड मियावाकी मेथड इन मन की बात एपिसोड, ठीक है। तो उन्होंने मेंशन किया तो क्या पता यूपीएससी के पेपर में मेंशन हो जाए, ठीक है, तो इसलिए हम पढ़ लेते हैं इसको। तो मियावाकी फॉरेस्ट मेथड क्या है, ये जापानीज बोटनिस्ट अकीरा मियावाकी ने दिया था, ठीक है, और 1970 में ये इस मेथड से जो है ट्रीज ग्रो करने स्टार्ट किए गए थे। इसमें क्या है कि स्मॉल पीस ऑफ लैंड में जो हमें डेंस जो है ट्रीज ग्रो करने हैं, हमें ट्रीज को डेंसली ग्रो करना है इन स्मॉल पीस ऑफ लैंड, दैट इज बेसिकली द पर्पस ऑफ मियावाकी प्लांटेशन, ठीक है। साइंटिफिक मेथड इसमें फॉलो किया जाता है, और नेटिव प्लांट्स जो उस एरिया के नेटिव प्लांट्स होंगे, इंडिजिनियस प्लांट्स होंगे, उन्हीं को जो है यहाँ पे प्लांट किया जाएगा, और फास्ट ग्रोइंग डेंस जो है प्लांट्स ग्रो होंगे। और जो नॉर्मल अगर प्लांट ग्रो होते हैं, अगर आप इस मेथड से ग्रो करोगे तो 20 टाइम्स जो है फास्टर प्लांट्स ग्रो होंगे, ठीक है। तो आप बहुत ही कम टाइम पीरियड में, बहुत ही कम लैंड में जो है एक डेंस फॉरेस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो आपको क्या लगता है कि मियावाकी टेक्निक जो है किसके लिए बनी होगी, कि मियावाकी टेक्निक जो है कहां पे जो है हमें हेल्पफुल रहेगी? हाँ, कहां पे हेल्पफुल रहेगी?
अर्बन एरियाज में, क्योंकि हमारे पास लैंड की कमी होती है, हमें वहां पे अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट करने हैं ताकि जो पोल्यूशन हो रहा है हमारे शहरों में उसको वो ऑब्जॉर्व कर सके। ठीक है, तो मियावाकी टेक्निक के थ्रू हम अर्बन एरियाज में जो है बहुत ही फास्टली जो है ट्रीज को ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही कम लैंड में। ठीक है, तो इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो इसमें बेसिकली 2 से 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिजिनियस ट्री को ग्रो किया जाता है विद इन एवरी स्क्वायर मीटर। कि एक स्क्वायर मीटर में जो है 2 से 4 जो है, सपोज ये लैंड है तो इसको अगर आप स्क्वायर मीटर्स में डिवाइड कर दोगे तो हर एक स्क्वायर मीटर में जो है 2 से 4 ट्रीज को ग्रो करोगे। ठीक है, और वो भी अलग अलग स्पीशीज की होंगी, बट इंडिजिनियस होगी, उसी प्लेस की, उसी एरिया की नेटिव होंगी। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें कौन सी इंडिजिनियस प्लांट ज्यादातर ग्रो किए जाते हैं, अंजन, आंवला, बेल, अर्जुन, गुंज एक्सेट्रा। उसके बाद जो है 2-3 साल बाद जो है ये ट्री सेल्फ सस्टेनिंग हो जाते हैं। ये टेक्निक कहती है कि उसके बाद उनको ना तो कोई खाद देनी, ना पानी देना, कुछ नहीं देना, अपने आप ग्रो होते रहेंगे वो। तो यानी दिस टेक्निक रिक्वायर वेरी लेस केयर। उसके बाद जो है वही मैं बता रहा था कि मैन्योरिंग, वाटरिंग वगैरह 3 साल के बाद जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन स्टार्टिंग में क्या किया जाएगा, नर्सरी में पहले ट्री को ग्रो किया जाएगा, मतलब सीड को जो है सोन कहां पे किया जाएगा, नर्सरी में। वो थोड़ा सा ग्रो होगा, वो एक छोटा सा प्लांट बनेगा, उसको फिर आप जो है जिस एरिया में आप उसको ग्रो करना चाहते हो वहां पे लगाओगे, वहां पे ट्रांसप्लांट करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो ट्री की देखभाल करोगे 3 साल तक। ट्री की देखभाल कब तक करोगे, 3 साल तक। फिर उसके बाद जो है ट्री जो है सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएगा, उसके बाद उसको कोई खाद पानी देने की जरूरत नहीं। ठीक है, जो लोकल ट्री की वैरायटी है वही लगाओगे और 3-4 ट्री की वैरायटी लगाओगे, कोई एक नहीं लगाओगे। दैट इज व्हाट मियावाकी टेक्निक इज। तो इसकी यूटिलिटी क्या है, तो इंडिजिनियस ट्रीज होंगे जो आपके शहरों में डस्ट पार्टिकल्स है उसको ऑब्जॉर्व करेंगे, और क्या हेल्पफुल रहेंगे ये, फॉरेस्ट कवर बढ़ेगा अर्बन एरियाज में, और हाँ ऑक्सीजन मिलेगी आपको, फ्रेश एयर मिलेगी, कार्बन मिशन कम हो जाएगा, हाँ हैबिटेशन मिलेगा फॉर बर्ड्स एक्सेट्रा, ताकि वो वहां पे कोई घोंसले वगैरह बना सके, है ना, और कार्बन सिंक के तौर पे काम करेगा। हाँ, तो जो अर्बन हीट आइलैंड का एक फिनोमिना होता है, मतलब कि जो अर्बन एरियाज होते हैं वो सराउंडिंग एरिया से ज्यादा गर्म होते हैं। ठीक है, उनका एवरेज टेम्परेचर जो है सराउंडिंग एरिया से थोड़ा ज्यादा होता है। तो अगर ट्रीज वगैरह अगर आप ग्रो करोगे तो अर्बन एरियाज का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो आप कह सकते हो कि अर्बन फॉरेस्ट्री के बेनिफिट्स हैं वही मियावाकी टेक्निक्स के बेनिफिट्स है। ये तो बस एक टेक्निक है जिससे हम अर्बन फॉरेस्ट्री को स्मॉल पीस ऑफ लैंड में इन स्पीडियर मैनर फैसिलिटेट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ किसी भी एरिया में आप ग्रो कर सकते हो। हाँ तो देखो, आपको लगता है कि दिल्ली इज अ पोल्यूटेड स्पेस, है ना, कितना पोल्यूशन है यहाँ पे, अर्बन हीट आइलैंड भी एक्सेट्रा, बट टू योर सरप्राइज, हाँ टू योर सरप्राइज अगर मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में 20% जो है लैंड इट इज रिजर्व फॉर ट्रीज। तो दिल्ली में अच्छे खासे पेड़ है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में पेड़ नहीं है। ठीक है, तो दिल्ली में अच्छे खासे पेड़ हैं जिसकी वजह से शायद दिल्ली बची भी हुई है उसी वजह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। उसके बाद क्रिटिसिज्म क्या है कि ये मेथड थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है और इसके बेनिफिट्स अभी तक अनक्लियर है, मतलब कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं हुई कि इस मेथड से जो है बहुत ही फास्ट जो है ट्रीज ग्रो होते हैं या बहुत ही कम पीस ऑफ लैंड पे ग्रो हो सकते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि हम इस टेक्निक के भरोसे क्या करते हैं, जैसे ये पॉइंट है ना, दिस मेथड डिसरिगार्ड द स्ट्रक्चर कंपोजिशन ऑफ प्लांट्स, नेग्लेक्टेड नेटिव स्पीशीज एंड रीजन नेचुरल इकोलॉजी, इट रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी, ड्राइव स्पीशीज टू एक्सटिंक्शन एंड हैम्पर इकोसिस्टम रेजिलियंस। इसका क्या मतलब हुआ, कैन यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट्स कि कैसे मियावाकी टेक्निक जो है रीजन की नेचुरल इकोलॉजी को डैमेज कर सकती है, बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस कर सकती है, स्पीशीज को एक्सटिंक्शन तक लेके जा सकती है एक्सेट्रा। हाँ, कि हम खुद ही प्री सिलेक्ट कर रहे हैं 3-4 स्पीशीज को, उसी को जो है ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, चलो एक तो पॉइंट ये हो गया, और हाँ कि हम सोचें कि कुछ इन्वेजिव स्पीशीज को लगा दे, है ना, एलियन स्पीशीज को लगा दे। एलियन होती है कि उस एरिया की वो लोकल स्पीशीज नहीं है, क्योंकि कहीं हम फॉरेन से कोई जो है स्पीशीज लेके आए।
तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हमें लगता है कि वो एलियन स्पीशीज जो है बहुत ही स्पीडली ग्रो हो सकती है, उसको जो हम इस टेक्निक के थ्रू जो है ग्रो करने की कोशिश करें। और every area has its own ecology, क्योंकि सिमुलेशन पे माइनस प्लस होता रहेगा और फिर सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। आई एम नॉट गेटिंग द 5 टर्म्स सिमुलेशन, तो प्लस माइनस में फिर दे विल कम टू जीरो आल्सो। देखो देयर कुड बी, देखो अब क्या है कि अगर आप नेचुरल फॉरेस्ट को ग्रो करते हो तो उसमें क्या पता 4 नहीं तो 40 क्या पता स्पीशीज ग्रो हो ट्रीज की, बट यहाँ पे आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो सिर्फ 4 स्पीशीज को ही। ठीक है, ट्रीज को आप, ट्रीज की जो डाइवर्सिटी है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो टू जस्ट 3 और 4 स्पीशीज। उसके बाद इसमें पता है सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि इस टेक्निक के थ्रू हम सोचने जाते हैं कि हम पेड़ जो है बहुत ही कम टाइम पीरियड में कहीं भी उगा लेंगे, तो उससे फिर लोगों के मन में लालच आता है कि हम पेड़ काट देते हैं या जंगल काट देते हैं। हम मियावी की टेक्निक से एल्सवेयर किसी और पीस ऑफ लैंड पे, दैट टू ऑन स्मॉल एरिया, जो है पेड़ ग्रो कर लेंगे। उसकी वजह से जो है इकोसिस्टम डिग्रेडेशन होता है। तो मियावी की टेक्निक जो है एक एक्सक्यूज बन रहा है फॉर डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, उसी की वजह से जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस या इकोसिस्टम लॉस आपका हो सकता है। क्लियर? दैट इज बेसिकली द क्रिटिसिज्म ऑफ मियावाकी टेक्निक। ठीक है, तो मियावाकी टेक्निक का कंक्लूजन क्या है कि इसकी हाई सक्सेस रेट है, ट्रीज बहुत जल्दी ग्रो हो सकते हैं, दैट टू ऑन स्मॉल पीस ऑफ लैंड, तो इसको जो है ज्यादा से ज्यादा हमें करना चाहिए, स्पेशली इन अर्बन एरियाज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज एलिगेटर गार फिश। तो एलिगेटर गार फिश जो है कश्मीर की डल लेक जो है वहां पे पाई गई और उसकी वजह से परेशानी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि एक इन्वेजिव स्पीशीज है। ठीक है, ये क्या है? इन्वेजिव स्पीशीज है। तो किसी भी एरिया की कोई फॉरेन स्पीशीज है उसको हम क्या बोलते हैं? एलियन स्पीशीज। ठीक है, तो ये एलियन स्पीशीज जो है हार्मफुल भी हो सकती है लोकल पॉपुलेशन के लिए या नॉन हार्मफुल भी हो सकती है। अगर वो हार्मफुल है, लोकल पॉपुलेशन को अटैक कर रही है, लोकल पॉपुलेशन को खत्म कर रही है, तब उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेजिव स्पीशीज। अगर वो हार्मफुल नहीं है तो नॉन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। तो ये जो एलिगेटर गारफिश है वो क्या है? इन्वेजिव स्पीशीज। वो डल लेक में अदर फिशेज एक्सेट्रा की लाइफ को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, दैट्स व्हाई जो है इट वाज अ मैटर ऑफ कंसर्न कि एलिगेटर गारफिश जो है कश्मीर की डल लेक में पाई गई। ठीक है, तो इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो जो एलिगेटर गारफिश है वो बाउ फिन स्पीशीज की क्लोज रिलेटिव है। ठीक है, और वैसे ये गार फैमिली यानी गार स्पीशीज के अंदर आती है। ये उसकी खासियत क्या होती है कि इस तरीके से जो है फिन्स होते हैं उनकी बॉडी पे, देख रहे हो ना आप, ये इनकी खासियत है। और इनकी दूसरी खासियत क्या है कि ये वाइड रेंज ऑफ वाटर टाइप्स में सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट सैलिनिटी लेवल्स में ये सर्वाइव कर सकते हैं। फ्रेश वाटर से लेके सैलिन वाटर में ये सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, और इंडिया में ये भोपाल केरल सेक्टर में पाई जाती है और इनकी लाइफ काफी हाई लॉन्ग होती है, 20 से 30 ईयर्स तक वो सर्वाइव कर सकती है। ठीक, उसके बाद इनकी जो ग्रोथ है वो 8 फीट तक हो सकती है। दे कुड बी लार्ज इन साइज, 8 फीट। और इंडिजिनियस फिश स्पीशीज के लिए डेंजरस है क्योंकि उनको खा जाती है। ये क्या है? प्रीडेटर्स है, कार्निवोरस है, ये इंडिजिनियस फिश स्पीशीज को खा जाती है। और ये डल लेक के कोल्ड वाटर्स में भी सर्वाइव कर पा रही है जहां पे टेम्परेचर 11 से 23 डिग्री। तो यानी ये फ्रेश वाटर से लेके सैलिन वाटर में भी सर्वाइव कर सकती है और कोल्ड टेम्परेचर से वार्म टेम्परेचर तक सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है प्रोहिबिट करता है कि इन्वेजिव स्पीशीज को, अगर वो नेचुरल फिश पॉपुलेशन को यानी इंडिजिनियस या लोकल फिश स्पीशीज को एंडेंजर पहुंचा रहे हैं, खतरा पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है आपको अलाउड कर रहा है कि अगर इस इन्वेजिव स्पीशीज को आपको डल लेक से रिमूव करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं आईयूसीएन स्टेटस क्या है? लीस्ट कंसर्न। ये क्या डेंजर हो गया तो दूसरे को डेंजर कर रही है। ठीक है, उसके बाद है डल लेक, वो कहां पे है? श्रीनगर में। ठीक, उसके बाद जो है वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेचुरल लेक है, याद रखना ये सैलिन लेक नहीं है, ठीक है, नेचुरल लेक है। उसके बाद टूरिज्म यहाँ पे काफी प्रमोट होता है डल लेक की वजह से, सब लोग देखने जाते हैं जब भी कश्मीर जाते हैं। और इट इज आल्सो नेम्ड एज ज्वेल इन क्राउन ऑफ कश्मीर और श्रीनगर ज्वेल। ठीक है, और फिशिंग वहां पे की जाती है, वाटर प्लांट भी वहां पे हार्वेस्ट किए जाते हैं और फ्लोटिंग गार्डन्स भी वहां पे देखने को मिलते हैं। झील के ऊपर ही जो है आपको कुछ पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उन फ्लोटिंग गार्डन्स को कश्मीरी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? राड। और लोटस फ्लावर वगैरह वहां पे ग्रो होते हैं। क्लियर? तो ये टर्म याद रखना है, राड।
है ना, तो वो आपसे पूछ सकती है यूपीएससी की द टर्म राड वाज इन न्यूज, इट इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और किस लेक को जो है ज्वेल इन क्राउन ऑफ कश्मीर बोला जाता है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे प्रीलिम्स में। और नेचुरल लेक है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और एलिगेटर गारफिश के बारे में याद रखना है आपको, उसके जो साइंटिफिक नेम है वो सब तो याद नहीं रखने आपको, आपको बस इतना याद रखना है कि ये वाइड रेंज ऑफ वाटर टाइप में सर्वाइव कर सकती है, ठीक है। कोल्ड से लेके वार्म टेम्परेचर तक सर्वाइव कर सकती है। लीस्ट कंसर्न है इसका आयुसीन स्टेटस, और काफी लंबी इसकी ग्रोथ भी हो जाती है, 8 फीट तक एंड 20-30 ईयर्स तक सर्वाइव कर सकती है। तो इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो चीजें याद होने लग जाएंगी, एटलीस्ट सबकॉन्शियस माइंड में रहे, ठीक है कि एग्जैक्ट याद ना हो, लेकिन कम से कम सबकॉन्शियस माइंड में रहे, ताकि क्वेश्चन आए आपका एग्जामिनेशन में तो आप उसको आंसर कर सको, ठीक है। और क्वेश्चन आएंगे जरूर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट एग्जामिनेशन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के साथ होता है, इन टॉपिक्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है अटलांटिक मैनहट्टन। इनफैक्ट ये टॉपिक्स आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अगर आप मतलब यूपीएससी में चाहते हो कि आपके मार्क्स जो है कट ऑफ से प्रीलिम्स में 20 मार्क्स अबव आए, आप प्रीलिम्स में चाहते हो कि आपके मार्क्स जो है 20 मार्क्स अबव आए देन द कट ऑफ, तो आपको ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। आपको इन्वायरमेंट जो है अच्छे से करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट की सबसे ज्यादा रेलेवेंस जो है प्रीलिम्स में ही है, ठीक है। और इनफैक्ट आपको एम करना ही चाहिए, यू शुड गेट एटलीस्ट 20 मार्क्स अबव द कट ऑफ। लोगों के 40-40 मार्क्स भी अबव आते हैं कट ऑफ से। आप टारगेट ले लेते हो कई बार कट ऑफ का ही कि भाई 90 कट ऑफ जा रही है तो मेरे 90 मार्क्स आ जाए, वो टारगेट अचीव हो जाएगा, आप 90 मार्क्स तक पहुंच जाओगे, 88 तक पहुंच जाओगे, 90 या 92 या 95 तक पहुंच जाओगे, ठीक है। मान लीजिए फिर अगले साल कट ऑफ चलेगी 95, आपके मार्क्स आए 95, तो आपको क्लैरिटी नहीं आएगी कि आपका एग्जाम क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सुबह लगेगा आपको कि एग्जाम क्लियर हो रहा है, 95 की कट ऑफ जाएगी, मेरे 95 मार्क्स हैं। शाम को लगेगा कि नहीं, कट ऑफ जो है 98 जा सकती है, 96 जा सकती है, 97 जा सकती है, एक्सेट्रा, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। तो जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आएगा आप तैयारी नहीं कर पाओगे, आप इसी डिलेमा में रहोगे कि क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसीलिए हमेशा प्रीलिम्स में टारगेट लिया जाता है कि मार्क्स कितने आने चाहिए, 20 मार्क्स अबव द कट ऑफ एटलीस्ट। कि 95 कट ऑफ जा रही तो आपके 115 नंबर हो, 90 कट ऑफ जा रही तो 110 हो, 120 कट ऑफ जा रही तो आपके 140 नंबर हो। और वो आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों के 20 नंबर भी ऊपर आते हैं, 30 भी आते हैं, 40 भी आते हैं, ठीक है। तो उसमें वही है कि जो आपके कोर सब्जेक्ट्स है उसको अच्छे से करो, जो प्रीलिम्स की डिमांड है उसको समझो, और थोड़े बहुत जो है गैसिंग भी वहां पे करनी पड़ती है, थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा इस तरीके से भी नहीं जा सकते कि बिल्कुल ही हमें टू एग्जैक्ट आता होगा तभी आंसर करेंगे, थोड़ा गैस वहां पे करना पड़ता है, ठीक है। तो वहीं से जो है फिर आपके मार्क्स बनेंगे 20 और 40 मार्क्स अबव द कट ऑफ। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज अटलांटिक मैनहट्टन। ये भी एक फिश है, और पाया गया कि रेप्टर्स, रेप्टर्स कौन होते हैं, कार्निवोरस बर्ड्स को बोल सकते हो आप रेप्टर्स, स्पेशली जो फिशेस वगैरह खाते हैं, ठीक है, कार्निवोरस बर्ड्स। उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है क्योंकि अटलांटिक मैनहट्टन की जो है पॉपुलेशन कम हो रही है, ठीक है। तो ये अटलांटिक मैनहट्टन का एक फिश है दैट इज इन सिल्वरीन कलर, ब्लैक शोल्डर स्पॉट इसको आपको देखने को मिलेंगे यहां पे ऑन द ग्रिल ओपनिंग। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ब्रीव वोरिटा ट्रैनस। ये सब याद नहीं रखना, अब नॉर्मल नाम जो है इसका वही याद रखो, दैट इज अटलांटिक मैनहट्टन। वेस्टर्न अटलांटिक, नोवा स्कोटिया, कनाडा, इंडियन रिवर फ्लोरिडा, यूएसए सेक्टर में पाई जाती है, ठीक है। और सेलिन वाटर में सर्वाइव कर सकती है। चेसापेक बे वहां पे अमेरिका में, वहां पे सर्वाइव कर सकती है, ठीक है। और वाटर सरफेस पे ये आती है ड्यूरिंग स्प्रिंग, समर एंड फॉल। एंड दे स्विम इन लार्ज स्कूल्स, मतलब ये स्कूल में तैरती है? इसका क्या मतलब हुआ, दे स्विम इन लार्ज स्कूल्स, ग्रुप में तैरती है वो, ठीक है, काफी ग्रुप में तैरती है। और 20 मीटर की डेप्थ तक मिल जाती है, दैट्स व्हाई दे सर्वाइव इन पेलाजिक एरिया ऑफ अटलांटिक ओशियन। पेलाजिक जोन कौन सा होता है, जो ओशियन की अपर लेयर है उसी को बोलते हैं पेलाजिक जोन, क्योंकि ये 20 मीटर की डेप्थ तक ही सर्वाइव करती है, तो आपको अपर लेयर ऑफ द ओशियन में ही मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी उम्र कितनी है, 10 से 12 साल। और अभी जो पढ़ी थी हमने
उसकी 20 से 30 साल थी ना। और ये फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन दोनों खाती है। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? हाँ, जो छोटे मोटे प्लांट्स होते हैं ना समुद्र में। और जू प्लैंक्टन एनिमल, छोटे मोटे जो एनिमल्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक, समुद्र में, दोनों खाती है। और when they are well fed they are also referred as fat bags और bunkers। ये पेट भर के खाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फैट बंक्स, फैट बैग्स और बंकर्स। और ये अपना लार्वा यानी अपने अंडे कहां देती है? एस्चुरीन इन्वायरमेंट में, जो मतलब रिवर जहां पे मर्ज होती है विद ओशियन, उसको क्या बोलते हैं? एस्चुरी। तो वहां पे अपने लार्वा देती है। और वो लार्वा जो है मेटोमॉर्फाइज होते हैं टू जुवेनाइल, मतलब छोटी छोटी जो है मछली बन जाते हैं वो। और वो उसी एस्चुरी में रहते हैं। कहां रहते हैं वो? उसी एस्ट्री में रहते हैं। जब वो अडल्ट हो जाते हैं तब वो जो है स्कूल को ज्वाइन करते हैं, मतलब जो उनका ग्रुप है उनको ज्वाइन करते हैं। ठीक है। और मैनहट्टन माइग्रेटरी होती है, लेकिन कुछ जो है घर में रहना भी पसंद करती है, उनको पसंद नहीं है घूमना फिरना। उसके बाद जो है थ्रेट्स क्या इसकी? ओवरफिश हो रही है, ओवरफिशिंग हो रही है, क्योंकि ये काफी अपर लेयर में ही पाई जाती है ओशन की, तो इजिली फिशिंग इनकी हो जाती है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये बेसिकली ना यूज की जाती है एज बेट फॉर कैचिंग बिगर फिश। किसको आपने पकड़ लिया? ओशियन की अपर लेयर में ही पाई जा रही है, इजीली पकड़ी जाती हैं, क्योंकि स्कूल्स में घूम रही हैं, मतलब कि ग्रुप में घूम रही हैं। ठीक है। फिर इसका इस्तेमाल करते हैं टू गिव इट एज अ बेट टू वेल, कि वेल मछली जो है इसको खाने आएगी, फिर आप वेल को पकड़ लोगे। ठीक है। डॉल्फिन्स को पकड़ने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बर्ड्स लाइक बॉल्ड ईगल्स, ग्रेट ब्लू हेरोन्स एक्सेट्रा इसको कंज्यूम करती है। तो अगर इसकी पॉपुलेशन कम हो गई तो ईगल्स की, हेरोन्स की, पेलिकन्स की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। ठीक है। और वैसे तो ये न्यूट्रिएंट रिच है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होती है, वैसे तो सभी मछली में होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड। और ओशन वाटर को फिल्टर वगैरह भी करती है, ये साफ रखती है। और इसको मैं आपको बता रहा था कि बेट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं डॉल्फिन के लिए, या वेल्स के लिए, या क्रैब्स के लिए, लॉबस्टर्स के लिए एक्सेट्रा। और ये रिडक्शन फिशरीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन फिशरीज मतलब कि आपने इस फिश को पकड़ा, इसको आप मीट पर्पस के लिए जो है पकड़ नहीं रहे हो, इसको कैच नहीं कर रहे हो फॉर मीट पर्पस। इसको किस लिए कैच कर रहे हो? ताकि इस फिश से जो है ऑयल निकाला जा सके। उस ऑयल्स को आप यूज कर रहे हो सपोज कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, ठीक है, या मेडिसिन इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल्स में एक्सेट्रा। तो इसको बेसिकली यूज किया जाता है फॉर इट्स फिश ऑयल एंड फिश मील्स। और ये काफी छोटी होती हैं, ऑयली टू ईट, दैट्स वाई इसको सीधा नहीं खाते, इसलिए इसको यूज करते हैं फॉर फर्टिलाइजर, एनिमल फीड, ह्यूमन एंड एनिमल सप्लीमेंट्स, कॉस्मेटिक्स और फॉर एज बेट फिश। क्लियर है? समझ आई? तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि इंट्लांटिंग मैग्नेट की डायरेक्ट ईटिंग होती है कि नहीं होती, और इसको जो है एज अ बेट फिश इस्तेमाल किया जाता है, या रिडक्शन फिशरीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से यूपीएससी स्टेटमेंट बनाएगी। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो अब इस फिशीज की जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है। इस फिशी की पॉपुलेशन कम हो रही है, तो इसकी वजह से जो फिशीज इस पे डिपेंडेंट है, जो स्पीशीज इस पे डिपेंडेंट है, उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। जैसे ओस्प्रे हो या स्ट्रिप्ड बैस हो, वो मैनहट्टन को खाती हैं। तो मैनहट्टन की पॉपुलेशन कम होगी तो ओस्प्रे एंड स्ट्रिप्ड बैस की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। ठीक है। तो उनकी जो है बेसिकली पॉपुलेशन अफेक्ट हो रही है, यही जो है बेसिकली रिसेंटली न्यूज में आया था। क्लियर है? समझ आई? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज चिंकारा। नेक्स्ट टॉपिक इज चिंकारा। तो हुआ क्या कि एक सेशन कोर्ट ने एक पर्सन पे फाइन लगाया फॉर किलिंग ऑफ चिंकारा, और उस फाइन का आधा अमाउंट जो है जिसने खबर दी थी उस शिकार की, उसको देने को कहा। ठीक है, ये न्यूज में था। तो ये सब याद नहीं रखना, आपको याद क्या रखना है? चिंकारा। ठीक है। कभी न्यूज पे क्वेश्चन नहीं बनाती यूपीएससी, जो टॉपिक होता है उस पे क्वेश्चन बनाती है। जिस टॉपिक की न्यूज थी उस टॉपिक पे न्यूज क्वेश्चन बना देगी यूपीएससी। ठीक है। तो अब रहते हैं चिंकारा, जिसको इंडियन गजेले भी बोलते हैं। तो ये इंडिया की नेटिव स्पीशीज है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान में ही पाई जाती है। और राजस्थान का क्या है? ये स्टेट एनिमल। ठीक है। और हैबिटेट इसका क्या है? एरिड प्लेन्स, ड्राई प्लेन्स में रहती है, डेजर्ट, ड्राई स्क्रब एंड लाइट फॉरेस्ट में। और डाइट क्या है इसकी? हर्बीवोरस। दे आर फोलिवोरस एंड फ्रूगीवोरस। फोलिवोरस क्या होता है? हाँ, जो पत्ते खाते हैं, सूखे प्लांट या पत्ते खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? फोलिवोरस। और फ्रूगीवोरस किसको बोलते हैं?
हाँ, जो फ्रूट खाते हैं। फ्रूगीवोरस बेसिकली कौन होते हैं? जो फ्रूट खाते हैं। और फॉलीवोरस कौन होते हैं? जो पत्ते वगैरह खाते हैं, लीव्स वगैरह खाते हैं, छोटे मोटे प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखने हैं, चाहे ऊपर लिख भी लिया करो, क्योंकि यूपीएससी तो सीधा क्वेश्चन बनाएगी कि चिंकाराज आर फ्रूगीवोरस। अब आप एग्जामिनेशन में देखोगे फ्रूगीवोरस क्या होता है, पर तो ये पता लगेगा कि फ्रूगीवोरस क्या है, तब आपको पता लगेगा कि वो स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं वर्ड्स, उनके मीनिंग आपको याद रखने हैं। उसमें एक ट्रिक भी होती है कि अगर आप एग्जामिनेशन में ऐसे फंस जाओ, आपको किसी वर्ड का मीनिंग ना समझ आ रहा हो, तो उसकी हिंदी ट्रांसलेशन होती है। ठीक है, तो उसके साथ क्या देख लिया करो, वो और मुश्किल होती है, लेकिन कई बार क्वेश्चन वहां से सोल्व हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन आया था 2014 में कि वेंचर कैपिटल क्या होती है। अपने बच्चों को नहीं पता था कि वेंचर कैपिटल क्या होती है, बट वहां पे एक स्टूडेंट ने स्मार्टनेस दिखाई, उसने उसकी हिंदी ट्रांसलेशन देख ली, उसमें लिखा हुआ था जोखिम पूंजी। क्या लिखा हुआ था? जोखिम पूंजी। तो समझ आ गया कि कुछ समथिंग रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स एक्सेट्रा। ठीक है, वहां से उसने क्वेश्चन सही कर लिया और उसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया आधे नंबर से। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन की वजह से उसका सही हुआ था, तो इसी क्वेश्चन की वजह से उसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको प्रीलिम्स के अंदर अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को लूज नहीं करना, आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। ठीक है, और एग्जामिनेशन कैसा भी आए, आपको अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड लूज नहीं करनी। इजी आए, डिफिकल्ट आए, आपका मेंटल बैलेंस लूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको अपनी बेस्ट दे के आनी है। और ट्रस्ट मी, इस एग्जाम को क्लियर करने का जो है, देखो तरीका क्या है कि आप पढ़ोगे, नॉलेज गेन करोगे, कुछ स्किल्स लर्न करोगे कि कुछ तुक्के वगैरह कैसे मार सको, आप गैस कैसे कर सको। ठीक है, और तीसरा जो है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए एसेंशियल इंग्रेडिएंट कह लीजिए, वो है कॉन्फिडेंस। दैट इज कॉन्फिडेंस। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीनों में जो है आपको कॉन्फिडेंस चाहिए ही चाहिए। मैंने इतने अच्छे अच्छे कैंडिडेट देखे हैं जो इतना पढ़े पूरा पूरा साल, बट ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका नहीं होता। मैंने ऐसे कैंडिडेट देखे जो पूरा साल कुछ नहीं पढ़े, लेकिन एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं और वो क्लियर कराते हैं। और मान लीजिए वो दोनों दोस्त हो, और जो पढ़ा सारा साल, उसकी क्या हालत हुई होगी अगले साल तक, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मैं सारा साल पढ़ा, मेरा क्लियर नहीं हुआ, ये जो है फुटबॉल के मैच देख रहा था, आईपीएल देख रहा था, इसका क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए की इंग्रेडिएंट कॉन्फिडेंस भी है, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज नहीं करना ड्यूरिंग द प्रिपरेशन एंड ड्यूरिंग द डे ऑफ एग्जामिनेशन। समझे? क्लियर है? उसके बाद आते हैं कि ये ग्रासेस, लीव्स, फ्रूट्स वगैरह जो है कंज्यूम करते हैं, मेलन, पंपकिन, स्पेशली खरबूजा या पंपकिन से बोलते हैं, कद्दू या सीताफल, है ना? तो सीताफल, एंड दे कैन गो विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज। मतलब जो वो फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं उसी से जो है वाटर को ड्राइव कर सकते हैं और उसी के वाटर पे जो है वो सस्टेन कर सकते हैं फॉर मेनी डेज। उसके बाद जो है वो नाइट टाइम में फीड करना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, और सनसेट से पहले और नाइट के टाइम जो है ज्यादा एक्टिव होते हैं। और पॉपुलेशन जो है इनकी लगभग 1 लाख है इंडिया में, और 80,000 से ज्यादा कहां पे है? थार डेजर्ट में, यानी राजस्थान, गुजरात में। उसके बाद ओवर हंटिंग हो रही है उनकी मीट के लिए, हैबिटेट लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपेंशन और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा। और आईयूसीएन स्टेटस क्या है? लीस्ट कंसर्न, बट इंडिया में क्या है? शेड्यूल 1। इंटरनेशनली तो ये लीस्ट कंसर्न स्पीशीज है, पर इंडिया में शेड्यूल 1 में डाला है, तो ये क्या है? मोस्ट कंसर्न स्पीशीज है। मतलब इसकी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखा गया, इसकी हंटिंग पॉचिंग वगैरह बैंड है। नहीं, सारी क्यों होगी? फिर तो लिस्ट बनाने की जरूरत ही नहीं। देयर आर 6 शेड्यूल्स, शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो सारी अगर इंडेंजर्ड है तो शेड्यूल बनाने की जरूरत ही नहीं आपको। ठीक है, बट इट्स अ कॉन्सिडेंट कि जितनी भी अब तक हमने स्पीशीज पढ़ी वो सारी कौन सी थी? शेड्यूल 1 वाली। और शेड्यूल 1 वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, जैसे मान लीजिए चूहा, चूहा भी तो एक स्पीशीज है, क्या वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है? नहीं ना। तो सारी स्पीशीज इंडेंजर्ड नहीं, बट हम पढ़ते वही है जो इंडेंजर्ड है। ठीक, उसका वर्डिक्ट क्या है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसको सीरियस ऑफेंस मानता है। ठीक है, आपको जेल वगैरह भी इसमें हो सकती है। और शेड्यूल स्पीशीज क्या है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में? देखो शेड्यूल क्या होता है? अपेंडिक्स होता है ये किसी भी एक्ट का या लॉ का। क्या होता है ये? अपेंडिक्स। हर बुक में अपेंडिक्स होता है ना, उसमें क्या होता है? फैक्चुअल डाटा होता है। ठीक है, तो लॉ का जो फैक्चुअल डाटा है वो कहां पे लिख दिया जाता है?
शेड्यूल्स में। तो इसमें 6 शेड्यूल दिए गए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। शेड्यूल 1 में अगर कोई स्पीशीज मेंशन कर दी गई तो उसकी हंटिंग पॉचिंग वगैरह बैन हो जाती है, ठीक है, और उसकी हंटिंग पॉचिंग को सीरियस ऑफेंस माना जाता है, जेल टर्म तक हो सकती है। शेड्यूल 2 में डाल दी तो उसमें भी हंटिंग पॉचिंग बैन है, बट उसमें पनिशमेंट थोड़ी लाइटर मिलती है एज कंपेयर टू द पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 1, ठीक है। और शेड्यूल 3 शेड्यूल 4 में भी जो है अगर स्पीशीज स्पेसिफाई कर दी तो उसका ट्रेड वगैरह रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है, और उसकी भी पोचिंग वगैरह रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, बट अगेन उसमें जो पेनल्टीज है वो लोअर है एज कंपेयर टू शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। शेड्यूल 5 में जो है कॉमन क्रॉस, फ्रूट बैट्स, रैट्स एक्सेट्रा आ जाते हैं जिनको वर्मिन डिक्लेयर कर दिया गया है। वर्मिन क्या होती है? What do you understand by the term vermin? नहीं, वो तो एग्जांपल हुआ। वर्मिन कौन होते हैं? बताओ। हाँ, एग्जांपल तो ठीक है। इनको मार सकते हैं। क्यों मार सकते हैं? आप किसी जानवर को क्यों मारोगे? पॉपुलेशन ज्यादा होने से क्या होगा? हमें हार्म करने लग जाते हैं। जब कोई जानवर हमें हार्म करने लग जाए, ठीक है, तब उसको क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है? वर्मिन। तब फिर उनको अलाउड कर दिया जाता है टू बी किल्ड, ठीक है। तो कोई भी जानवर हो सकता है, चूहा हो सकता है, बंदर हो सकते हैं, ठीक है, फ्रूट बैट्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जो जानवर हमें नुकसान पहुंचाने लग जाए उसको डिक्लेयर किया जाता है वर्मिन, और उसको कहां पे मेंशन किया जाता है? शेड्यूल 5 में। उसको मारना फिर आपको अलाउड हो जाता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में बंदर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो वर्मिन डिक्लेयर कर दिया गया हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद अलाउड कर दिया गया कि अब अगर बंदर अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो आप उसको मार सकते हो, ठीक है, क्लियर है। और शेड्यूल 6 में बेसिकली प्लांट्स की स्पीशीज को डाला जाता है जिनकी आप कह सकते हो कटिंग जो है प्रोहिबिटेड है, ठीक है। उसके बाद है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। नेक्स्ट इज ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ये 3 महीनों की है इन्वायरमेंट की करंट फेस। हाँ हाँ, आज ही कवर कर लेंगे। सो नेक्स्ट इज ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की मीटिंग हुई रिसेंटली ब्राजील में, और उसने 1.4 बिलियन डॉलर जो है रिलीज किए ताकि क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जा सके, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की जा सके, पोल्यूशन को जो है मिटिगेट किया जा सके, एक्सेट्रा। और ये फंडिंग दी है फ्रॉम 22 टू 2026 के लिए। तो इसी के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। ये बेसिकली 1992 में अर्थ समिट हुई थी ना, जिसको रियो समिट भी बोल देते हैं, और एक्चुअल में ऑफिशियल नाम क्या था उस समिट का? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन के अंडर हुई थी वो मीटिंग, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। उसी के अंडर जो है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी को बनाया गया था, ठीक है। ये क्या है? बेसिकली ये पैसे देती है फॉर मिटिगेटिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, या कोई भी जो है एडवर्स इंपैक्ट हो रहा है लैंड या ओशियन पे, ठीक है। तो ये बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए भी जो है पैसे देती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए, और क्लाइमेट चेंज को भी मिटिगेट करने के लिए पैसे देती है, और पोल्यूशन को मिटिगेट करने के लिए भी पैसे देती है, ठीक है। और इसमें वही है, एक असेंबली है जिसमें मेंबर नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं, एक काउंसिल बनाई हुई है, एक सेक्रेटरीट, और कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज बनाई हुई हैं, और एक साइंटिफिक टेक्निकल एडवाइजरी पैनल वैल्यूएशन ऑफिस है। ये देखो समझने का सिंपलेस्ट मेथड क्या है, आपने पॉलिटी पढ़ा हुआ है सबने आई थिंक, है ना। तो जो ऑर्गेनाइजेशन की असेंबली होती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, आप मान लीजिए वो उसकी क्या है? लेजिस्लेचर, ठीक है। काउंसिल जो होती है आप मान लीजिए उसकी क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय पीएम या कैबिनेट कह लीजिए, वो होती है। सेक्रेटरीट क्या होता है? जैसे सेंट्रल सेक्रेटरीट, स्टेट सेक्रेटरीट होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो पॉलिटिशियंस के लिए हुए डिसीजन को इंप्लीमेंट करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय पीएम के लिए हुए डिसीजन को इंप्लीमेंट करते हैं। वैसे ही हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक सेक्रेटरीट होती है जो काउंसिल के लिए हुए डिसीजन को क्या करती है? इंप्लीमेंट करती है। उसमें बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स बैठेंगे, ठीक है। और बाकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी जैसे हम ब्यूरोक्रेट्स की क्रिएट कर देते हैं, मान लीजिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक्सेट्रा, दिल्ली जल बोर्ड एंड सो ऑन, वैसे ही हमने स्पेशलाइज्ड एजेंसीज क्रिएट की हुई है,
18 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज क्रिएट हुई हैं। क्लियर? तो जो भी हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे उसमें जब भी वर्ड आए असेंबली, तो आप मान सकते हो वो उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, लेजिस्लेचर, जो रूल्स बनाती है। ठीक है? और जो काउंसिल होगी वो एक तरह से कह लीजिए कैबिनेट है, जो इनको इंप्लीमेंट करती है। जो सेक्रेटरीट होता है उसमें ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, वो काउंसिल की हेल्प करती है इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स। क्लियर? समझ आई? उसके बाद ये फंडिंग किस किस कन्वेंशन को, किस किस इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रोवाइड करती है, याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी, जो कि कहता है कि सस्टेनेबल यूज हो मर्करी का, मर्करी की वजह से कोई एडवर्स इंपैक्ट ना आए, मर्करी से जो है हाई पोल्यूशन ना हो। ठीक है? तो ये कन्वेंशन जो है मर्करी के सस्टेनेबल यूज को प्रमोट करती है। तो इस कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करने के लिए जो है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी क्या देती है, फंडिंग देती है। उसके बाद स्टॉकहोम कन्वेंशन और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? हाँ, जो एनवायरमेंट में जो है काफी लंबे टाइम तक जो है कह लीजिए नॉन डिग्रेडेबल रहते हैं। ठीक है? जो एनवायरमेंट में काफी लंबे टाइम तक रह पाते हैं उनको क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। ठीक है? ये कह लीजिए नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए फंडिंग देती है। उसको यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए फंडिंग देती है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन को भी इंप्लीमेंट करने के लिए फंडिंग देती है। और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसको भी इंप्लीमेंट करने के लिए फंडिंग देती है। ठीक है? तो ये 5 कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करने के लिए फंडिंग देती है। तो पांचों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है? आपसे पूछेगी कि इनमें से किन कन्वेंशन की फंडिंग ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी देती है और किन की नहीं देती। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है? 184 मेंबर्स है, इंडिया भी इसका पार्ट है। इसका सेक्रेटरीट याद रखना है कहां पे है, वॉशिंगटन। हर ऑर्गेनाइजेशन का आपको सेक्रेटरीट याद रखना है, इस सेक्रेटरीट इज इन वॉशिंगटन। वर्ल्ड बैंक जो इसके ट्रस्टी के तौर पे काम करता है और इसके फंड को जो एडमिनिस्टर करता है। मतलब ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी में अगर आपको कुछ डोनेट करना है तो आप किसके थ्रू करोगे, वर्ल्ड बैंक के थ्रू। और वर्ल्ड बैंक की जो है बेसिकली पैसे रिलीज करता है ऑन द बिहाफ ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। तो यानी ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी को चला कौन रहा है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है? उसके बाद जीएफई काउंसिल है, उसमें 32 मेंबर्स है, वही बता रहे थे, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम हमारे वैसे इसकी है। ठीक है? और उसमें बेसिकली 14 जो है मेंबर्स डेवलप कंट्री से लिए गए, 16 डेवलपिंग कंट्री से और 2 जो है इकोनॉमिक्स इन ट्रांजिशन से। इंडिया जो है इसका मेंबर है। काउंसिल की मीटिंग 2 बार होती है साल में। ठीक है? और जो मेंबर्स हैं वो रोटेट होते रहते हैं हर साल। ठीक? और वो बेसिकली पॉलिसीज वगैरह बनाती है ताकि जो जीएफ असेंबली ने डिसीजन लिए हैं उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। जो बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम का फंक्शन होता है, वही इस काउंसिल का फंक्शन है कि जो असेंबली ने डिसीजन लिए उसको इंप्लीमेंट करना, उसकी प्रोग्रेस को देखते रहना, एवेल्युएट करते रहना, एक्सेट्रा। तो अब ये चीज दिमाग में रखोगे तो आप इजीली पॉइंट्स लिख लोगे। इन पॉइंट्स को याद रखने की जरूरत नहीं होती। चाहे वो मेंस है उसमें भी 2 पॉइंट आप इजीली बना लोगे कि असेंबली के लिए डिसीजन को इंप्लीमेंट करेगी, उसके प्रोग्रेस को रिव्यू करेगी, मॉनिटर करेगी, एक्सेट्रा। ठीक है? और प्रीलिम्स में भी अगर स्टेटमेंट बनती है, यूपीएससी बनाती है, तो आप उस स्टेटमेंट को इजीली करेक्ट इनकरेक्ट मार्क कर पाओगे। ठीक है? तो इसलिए जो है आपको बस कॉन्सेप्ट समझ लो एक बार, उसके बाद जो है काफी सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं होती। तो ये फंडिंग दे रही है। अब ये 8th राउंड चल रहा है फंडिंग का। अब ये कौन सा राउंड चल रहा है, 8th राउंड चल रहा है। तो पहले भी वो 2-2 4-4 साल के इंटरवल के बेसिस पे जो है फंडिंग दे चुकी है। तो इस बार फंडिंग में क्या होगा कि क्यूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जो कि अभी 2022 में ही साइन किया गया है, वो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंडर ही साइन किया गया है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए फंडिंग दे रही है। उसमें वही है कि 30% लैंड जो डिग्रेड हो चुकी है उसको रिस्टोर किया जाएगा। ठीक है? तो इसलिए इस बार 50% फंड किस लिए जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए जाएंगे। उसमें भी वो कह रहे हैं कि 20% जो है किसको फंड देंगे, इंडिजिनियस पीपल को, ट्राइबल्स को देंगे। 25% जो है जो अदर जीएफ की एजेंसीज उसको जाएगा। 36% स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को जाएगा। 33% लीस्ट डेवलप कंट्रीज को जाएगा। तो ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना यूपीएससी नहीं पूछेगी। ठीक है? बस आपको ये याद रखना है कि ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी जो है किन कन्वेंशन की फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है? 5 कन्वेंशन है, गिना सकते हो। मिनामाटा ऑन मर्करी, स्टॉकहोम ऑन persistent organic pollutants, यूएन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, उसके बाद बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन, उसके बाद हाँ यूएनएफसीसी। ठीक है? तो ये 5 कन्वेंशन याद रखने हैं आपको। बाकी ये तो एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए चीजें कि इस तरीके से चीजें काम कर रही हैं। ठीक है?
और बाकी इसमें कितने मेंबर्स है वो भी याद नहीं रखने, 184 हैं कितने हैं ये सब याद नहीं होता। सेक्रेटरीट कहां पे लोकेटेड है वो याद रखना है, वॉशिंगटन, ठीक है। और काउंसिल में कितने मेंबर्स है वो भी याद नहीं रखना। ये ऑब्वियस है कि किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एक असेंबली होगी, काउंसिल होगी, एक सेक्रेटरीट होगा, वो नहीं होना है। हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये पाएगी। तो ये चीजें याद रखने की नहीं होती, बस एक बार समझने की होती है। पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप इजीली आंसर कर सकते हो, ठीक है। उस काउंसिल का फंक्शन क्या होगा, असेंबली का फंक्शन क्या होगा, एक बार समझ लिया, आप प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आती है या मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इजीली आंसर कर सकते हो, ठीक। क्योंकि फैक्ट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो हमें सिलेक्टिव रहना पड़ेगा कि कौन से फैक्ट्स हमें याद रखने। हर फैक्ट हम याद नहीं रख सकते बिकॉज वी हैव लिमिटेड मेमोरी पावर, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस वही याद रखें हम, उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन आंसर करें प्रीलिम्स एंड मेंस में, ठीक है। नेक्स्ट इज मानस नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। तो पाया गया कि मानस नेशनल पार्क में जो है स्टाफ की शॉर्टेज है, 63% स्टाफ की शॉर्टेज है। तो मानस नेशनल पार्क कहां पे है, असम में। दिस इज लोकेशन ऑफ मानस नेशनल पार्क। और भूटान में भी जो है इसी को बॉर्डर कर रहा है रॉयल मानस नेशनल पार्क, ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर ये पहला टाइगर रिजर्व बना था। तो मानस नेशनल पार्क जो है उसको जो है सबसे पहली बार जो है एज अ टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। इट वाज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री। उसके बाद जो है डेंस जंगल्स है वहां पे, ये सब भी जनरल से पॉइंट होते हैं, क्या याद रखने हैं। नेशनल पार्क है तो डेंस जंगल होंगे, ठीक है। उसके बायोडाइवर्सिटी इसमें काफी रिच पाई जाती है, ये भी सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं होती। पेपर में स्टेटमेंट आती है तब आप उसको करेक्ट मानोगे, और मेंस में अपनी मर्जी से ऐसे पॉइंट्स बना सकते हो, ठीक है, कि रिच बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, डेंस जंगल्स हैं, ग्रासलैंड है, एक्सेट्रा, ठीक। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आपको ये याद रखना है, यूनेस्को की एक है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब एक असम की एक और हमने नेशनल पार्क पढ़ा जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक। और एक वो ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, क्लियर है। उसके बाद है इंडियन ईगल आउल, इंडियन ईगल आउल। तो हुआ क्या कि रिसेंटली जो है इंडियन ईगल आउल को जो है एक सेपरेट स्पीशीज के तौर पे माना गया। पहले इसको जो है यूरोपियन ईगल आउल का ही एक सब स्पीशीज माना जाता था, बट इंडियन ईगल आउल को जो है अब एक अलग स्पीशीज के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लिया गया, ठीक है। तो इसको रॉक ईगल आउल या बंगाल ईगल आउल भी बोला जाता है, रॉक ईगल आउल और बंगाल ईगल आउल, ठीक है। और हिली और फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते हैं। तो आप इनकी शक्ल देख सकते हो। तो इनकी कलर बेसिकली अपीयरेंस जो है ब्राउन एंड ग्रे है, व्हाइट थ्रोट है, थ्रोट पे जो है व्हाइट कलर का पैच देख सकते हो, ब्लैक स्ट्रिप्स हैं इनकी बॉडी पे, और नो ऑक्टोरनल स्पीशीज है ये क्या होता है, हाँ, जो रात को एक्टिव होते हैं। ऑक्टोरनल दिन में एक्टिव होते हैं। तो आप ऑक्टोरनल हो या नॉन ऑक्टोरनल हो, हैं दोनों है, डेट डिपेंड किया सुबह क्लास है कि नहीं है। सुबह क्लास हुई तो ऑक्टोरनल, अगर सुबह क्लास नहीं हुई तो नॉक्टर्नल, ठीक है। और रेजोनेट बूमिंग कॉल जो है वो निकालते हैं एट डॉन एंड डस्क, सुबह और शाम को जो है थोड़ी ये आवाज भी निकालते हैं। उसके बाद रैट एंड माइस को हंट करते हैं, और इवन पी फॉल क्या होता है, मोर तक को भी खा सकते हैं, ठीक है। तो पीकॉक बोलते हैं उसको, लाइक पी फॉल उसी की एक सब स्पीशीज है, छोटी स्मॉलर इन साइज होती है ना। और हैबिटेट क्या है, लाइट टू मीडियम फॉरेस्ट में पाए जाते हैं ये, रॉकी एरियाज में, हिमालयाज में पाए जाते हैं। और आयुसीन स्टेटस क्या है, लीस्ट कंसर्न, ठीक। उसके बाद है क्लाउडेड लिपर्ड्स, नेक्स्ट स्पीशीज इज क्लाउडेड लिपर्ड। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो है बेसिकली कुछ क्लाउडेड लिपर्ड्स के बारे में ऑब्जर्व किया। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है देहरादून में लोकेटेड है, याद रखना आपको, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर आती है। और सिंपल सी बात है, वाइल्ड लाइफ में रिसर्च वगैरह करती रहती है, ये इसका काम है। कोर्सेज वगैरह ऑफर करती है वाइल्ड लाइफ में अगर आपको करने हैं, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ को कैसे मैनेज करना है उस पर एडवाइस वगैरह देती रहती है। और वहां पे फॉरेस्ट ऑफिसर्स की ट्रेनिंग भी चलती रहती है, ये काम है उसका, ठीक है। तो ये सब पॉइंट जनरल से होते हैं, इनको बस एक बार पढ़ के समझना होता है, याद रखने की जरूरत नहीं होती, ये इजीली आंसर हो जाते हैं प्रीलिम्स मेंस में, ठीक है। कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है तो क्या कर रहा होगा, कुछ कोर्सेज चला रहा होगा, रिसर्च कर रहा होगा, ट्रेनिंग वगैरह दे रहा होगा, ये सब काम है, ठीक है। उसको अपनी मर्जी से पॉइंट अपनी लैंग्वेज में पॉइंट्स बना के लिख सकते हो, क्लियर। तो जो मेन इंफॉर्मेशन है बस वही अपने को दिमाग में रिटेन करनी है।
उसके बाद जो है दिस अब आते हैं दिस क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में। तो कैट की फैमिली से है ये, लार्ज इन साइज है, डेक्स्ट्रस पॉज है, जिसकी वजह से ये पेड़ वगैरह भी क्लाइंब कर पाते हैं, ट्रीज को क्लाइंब कर पाते हैं, ठीक है। और फुट पैड्स भी है, एंकल बोन्स है, जिसकी वजह से वो क्लाइंबिंग या एक्सेट्रा एक्टिविटीज कर पाते हैं। और इनकी लॉन्ग आइस एज सेबर टूथ लाइक कैनिन्स हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इनके दो बड़े बड़े दांत हैं जो बाहर की तरफ निकलते हैं, जिसकी वजह से शिकार कर पाते हैं, ठीक है। आइस एज सोबर टूथ लाइक कैनिन्स, ठीक। और उसके बाद जो है ये बिग कैट और स्मॉल कैट के बीच में आते हैं। इनका साइज जो है बिग और स्मॉल कैट के बीच में आते हैं। बिग कैट्स कौन सी है? टाइगर, लायन या पैंथर्स एक्सेट्रा ना। और इनकी शॉर्ट लेग्स है, लॉन्ग टेल है, और ब्राउन और येलोइश ग्रे कलर है इनका। और इरेगुलर डार्क स्ट्रिप्स जो है इनमें पाई जाती हैं, स्पॉट्स एंड ब्लोचेस। ब्लोचेस क्या होते हैं? धब्बे मुंह पे होते हैं जैसे अपने, वैसे ही धब्बे जो है इनकी बॉडी पे भी पाए जाते हैं। क्लियर? और इनकी जो है दो स्पीशीज पाई जाती है, एक तो मेनलैंड जो कि नेपाल, बांग्लादेश, असम और सेक्टर में पाई जाती है, एक सुंडा जो कि इंडोनेशिया में, इंडोनेशियन आइलैंड्स लाइक बोर्नियो, सुमात्रा में पाई जाती है, ठीक। समझ आई? उसके बाद है विकीटा पोर्पोइस। तो इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन ने जो है एक्सटिंक्शन अलर्ट जो है जारी किया फॉर विकीटा पोर्पोइस, ठीक है। और याद रखना जुलाई 18 इज इंटरनेशनल सेव द विकीटा डे। अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यूपीएससी नहीं पूछती डेज वगैरह, ठीक है। ये स्टेट पीसीएस वाले पूछ लेते हैं, या एसएससी वाले पूछ लेते हैं, बैंक वाले पूछ लेते हैं, वो पूछ लेते हैं। बट यूपीएससी जनरली डेज वगैरह नहीं पूछती कि कौन सा दिन किसको मनाया जाता है, अनलेस एंड अनटिल कोई इंपॉर्टेंट डे ना हो, ठीक है। जैसे वो है ना वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, उसके बारे में पूछ सकती है कि इंपॉर्टेंट है, वो जून 5 को होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेज तो पूछ लेती है, बट ऐसे डेज वो जनरली नहीं पूछती, ज्यादातर स्टेट पीसीएस वाले या एसएससी बैंक वाले पूछते हैं, ठीक है। तो मेन क्या है? विकीटा पोर्पोइस। ये क्या है? वेल जैसी है कुछ, है ना। तो इस डॉल्फिन वेल के बीच की कोई प्रजाति सी है। तो ये बेसिकली इसको पैंडा ऑफ सी बोला जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स गोलू मोलू नेचर, ठीक है। तो ये वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कैटिशियन है। कैटिशियन मतलब वेल्स, डॉल्फिन एक्सेट्रा की प्रजाति वाली ये काइंड ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। राउंडेड हेड है, गोल इसका हेड है। ब्लैक पैचेस जो है इसके माथे पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में पाई जाती है, मैक्सिको में। और आईसीटी स्टेटस क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन ने कहा है इट इज वर्ज ऑन एक्सटिंक्शन, इट इज वर्ज ऑन एक्सटिंक्शन। तो ये छोटी छोटी मछलियों को खाती है और मैरीन फूड वेब को मेंटेन रखती है। और इसकी पॉपुलेशन कम क्यों हो रही है? क्योंकि जब श्रिम्प या फिश को पकड़ने जाते हैं तो ये भी साथ में पकड़ी जाती है, ठीक है। कोलेक्टरल डैमेज हो रही है। अब आते हैं इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन पे। ये 1946 में वाशिंगटन में जो है बेसिकली इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर रेगुलेशन ऑफ वेलिंग के थ्रू स्टैब्लिश की गई थी। और ये क्या करती है कि वेल स्टॉक्स को कंजर्व करने के लिए काम करती है, ताकि वेलिंग इंडस्ट्री जो है सस्टेनेबल मैनर में डेवलप एंड ग्रो। वेलिंग इंडस्ट्री में क्या होता होगा? वेल्स को पकड़ा जाता होगा, उनको मारा जाता होगा, उसके ऑयल का इस्तेमाल किया जाता होगा फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मीट इन मेडिसिन और बी इन कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा। तो ये चाहते हैं कि वेलिंग इंडस्ट्री डेवलप तो हो बट इन सस्टेनेबल मैनर, मतलब कि वेल्स की पॉपुलेशन पे कोई एडवर्स इफेक्ट ना आए, कि हम इतनी वेल्स को ना मार दें कि वो एक्सटिंक्ट ही हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो है 88 मेंबर्स कंट्रीज हैं। जापान ने रिसेंटली इसे विड्रॉ कर लिया। इंडिया मेंबर है, याद रखना है। जापान ने रिसेंटली क्यों विड्रॉ किया? क्योंकि वेल्स के मीट को वहां पे काफी कंज्यूम किया जाता है, दे लाइक द मीट ऑफ वेल्स। तो इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन जो है वो प्रोहिबिट कर रहा था कमर्शियल वेलिंग, कमर्शियल कैचिंग ऑफ वेलिंग, कि इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन जो है बेसिकली वेल्स के कमर्शियल कैच को प्रोहिबिट कर रहा था। अब जापान के लोग जो है वेल खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए उन्होंने इस कमीशन की मेंबरशिप से अपने आप को विड्रॉ कर लिया, ताकि वो वेल्स को कैच कर सके, ठीक है। स्पेशली जो ओल्डर जनरेशन है, जो बुजुर्ग हैं, वो ज्यादा पसंद करते हैं वेल्स के मीट को, ठीक है।
और सेंचुरीज इस कन्वेंशन के अंदर कौन सी रजिस्टर्ड है? साउदर्न ओशियन व्हेल सेंचुरी इन अंटार्कटिका, इंडियन ओशियन व्हेल सेंचुरी इन सियाचिन्स। ठीक है, तो मैं बता कमर्शियल व्हेलिंग जो है बैन कर दी 1986 में। क्लियर? तो इसलिए जापान ने इस पे विड्रॉ किया। क्लियर है यहां तक? उसके बाद आते हैं वर्ल्ड लॉयन डे। वर्ल्ड लॉयन डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। उसमें बेसिकली कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ लॉयंस के बारे में अवेयरनेस रेस की जाती है। तो अगेन डे याद नहीं रखना, व्हाट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट लॉयंस। तो आपको याद क्या रखना है कि वर्ल्ड लॉयन डे जो है वो स्टैब्लिश किया गया था 2013 में बाय बिग कैट रेस्क्यू, द वर्ल्ड लार्जेस्ट एग्रीगेटेड सेंचुरी डेडिकेटेड टू लॉयंस। इसको को फाउंडेड किया था डेरेक एंड बेवरली जॉबर्ट ने, जो कि हस्बैंड वाइफ थे, जो कि बेसिकली काम कर रहे थे ताकि लोगों की अवेयरनेस बढ़े रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ लॉयंस। ठीक है, तो जॉबर्ट्स ने जो है 2009 में नेशनल ज्योग्राफी को अप्रोच किया था ताकि बिग कैट इनिशिएटिव जो है क्रिएट की जा सके। तो बिग कैट इनिशिएटिव या बिग कैट रेस्क्यू ये हस्बैंड वाइफ ने जो है क्रिएट किया था। इसमें वो क्या करते हैं कि जिन नेशनल पार्क्स में जो है लॉयंस को कंजर्व किया जा रहा है उनको फंडिंग देते हैं ताकि लॉयंस की कंजर्वेशन हो सके। दूसरा ये क्या करते हैं कि नेशनल गवर्नमेंट्स पे दबाव डालते हैं ताकि वो कोई कानून पास करे जिससे लॉयंस की हंटिंग, पोचिंग एक्सेट्रा प्रोहिबिट हो सके, ताकि लॉयंस की पॉपुलेशन को हम कंजर्व कर सके। तो दो काम करती है बिग कैट रेस्क्यू या बिग कैट इनिशिएटिव, जो कि हस्बैंड वाइफ ने बनाई थी इन यूएस से। क्या काम करती है कि पहला, नेशनल गवर्नमेंट्स पे दबाव डालती है ताकि वो लॉ एनेक्ट करे ताकि लॉयंस की जो है हंटिंग, पोचिंग एक्सेट्रा प्रोहिबिट हो सके, लॉयंस की पॉपुलेशन कंजर्व हो सके। दूसरा, फंडिंग देती है नेशनल पार्क्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड ताकि वो लॉयंस को साइंटिफिकली इफेक्टिवली कंजर्व, प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड लॉयन डे, इसका काम क्या भाई? पब्लिक अवेयरनेस रेज करना रिगार्डिंग लॉयन स्टेटस एंड इट्स इंपॉर्टेंस एक्सेट्रा। और सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, लॉयन हमारे कल्चर का पार्ट रहा है ना। माँ दुर्गा की सवारी क्या है? लॉयन। ठीक है, और हिस्ट्री का भी पार्ट रहा है हमारे, अशोक का एम्बलम है ना, उसमें क्या है? 4 लॉयंस हैं। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियड में जो है इसकी काफी रेलेवेंस थी। उसके बाद जो है एक्सटिंक्शन की तरफ ये बढ़ते जा रहे हैं। और इनका एक्सटिंक्शन क्यों हो रहा है? व्हाई लॉयंस आर गेटिंग एक्सटिंक्ट? हंटिंग करते हैं, है ना। और दूसरी, वो हंटिंग किसके लिए करते हैं? एज स्पोर्ट्स या फिर एज रिक्रिएशन, लेजर एक्टिविटी करते हैं, या एज अ रिवॉर्ड या प्राइज हंटिंग करते हैं कि देखो मैं शेर को मार के आया हूं, फिर उसकी खाल लेके आएंगे और उसको घर में लगाएंगे और दिखाएंगे कि मैंने शेर का शिकार किया। तो यानी मेरे अंदर जो ताकत है या करेज है वो शेर से भी ज्यादा है कि मैं शेर को मार सकता हूँ, शेर आने पे भी नहीं डरूंगा। तो अपनी बहादुरी दिखाने के लिए लोग ये सब करते हैं। ठीक है, उसके बाद, और शेर जो है आपको लगता है कि अकेला रहता है? आप सुनते हो ना कि शेर अकेला रहता है? नहीं, दे आर हाईली सोशलेबल कैट्स एंड लिव इन ग्रुप कॉल्ड प्राइड्स। ठीक है, और आईसीएन स्टेटस क्या है? अफ्रीकन लॉयन का वनरेबल, ठीक है, और एशियाटिक लॉयन का एंडेंजर। याद रखना है, अफ्रीकन लॉयन का वनरेबल, एशियाटिक लॉयन का एंडेंजर। क्यों? क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकता है लॉयन पे। और बाकी हमने एशियाटिक लॉयन के बारे में तो पढ़ ही लिया आज। पॉपुलेशन स्टेटस क्या है? आज के टाइम में अफ्रीका, एशिया में पाए जाते हैं, पहले यूरोप में भी पाए जाते थे, नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते थे। 80% वो अपनी जो है हैबिटेट लॉस कर चुके हैं, 80%। और 30,000 से 1 लाख लॉयन ही बचे हैं आज के टाइम में। सो व्हाट थ्रेट्स दे आर फेसिंग? आई हैव टोल्ड यू, पोचिंग या प्राइज हंटिंग, ट्रॉफी हंटिंग, या डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्सेट्रा। और लॉयंस को जो है, या टाइगर्स को भी कीप इन स्पीशीज ऑफ इकोसिस्टम बोला जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? एक आर्किटेक्चरल डिजाइन होता है, जैसे कि बिल्डिंग का वो कीप इन, वो पत्थर मान लीजिए जिसको अगर आपने हटा दिया तो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। ऐसी इकोसिस्टम में कोई ऐसी स्पीशीज अगर वो एक्सटिंक्ट हो गई तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो लॉयंस हुए, टाइगर्स हुए, ये कीप इन है,
इकोसिस्टम के। अगर ये चले गए तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है। कैन यू टेल मी हाउ? क्योंकि herbivores को कंज्यूम करते हैं, अगर हाँ। उनकी ओवर पॉपुलेशन होगी तो ये कार्निवोरस है, हर्बीवोरस को कंज्यूम करते हैं। तो अगर कार्निवोरस नहीं होगे तो हर्बीवोरस की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर वो क्या करेंगे, सारे पेड़ पौधे खा जाएंगे। अगर वो खा गए तो फूड इनसिक्योरिटी होगी, है ना, तो बाकी सारी स्पीशीज जो है मरनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो बाकी सारी स्पीशीज मर जाएंगी। हाँ हाँ, तो हम भी मरने वाले ही हैं उसके बाद। तो इसीलिए जो है ये क्या है, की पिन है इकोसिस्टम की। क्लियर है? तो ये इंडिया ने जो है क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स लिए हैं, एक तो एशियाटिक लोइन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, और उसी के अंदर जो है लोइन सेंसस भी किया जाता है आफ्टर एवरी 5 इयर्स। उसमें हम देखते हैं कि पॉपुलेशन लोइन की बढ़ रही है या कम हो रही है। प्रोजेक्ट लोइन है, वो प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट के मॉडल पे ही जो है लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया था? 2020 में, रिसेंटली लॉन्च किया है। उसमें टारगेट है कि हम लॉइन्स की पॉपुलेशन को बढ़ाएं। ठीक है, क्लियर है, समझ आई? दे आर टॉप प्रेडेटर्स। हाँ, एंडोसल्फान, डीडीटी, वो आएगा अभी, पढ़ेंगे उसमें वल्चर्स के टॉपिक में। दोस एलिमेंट दैट कैन बी किल्ड व्हेन पॉपुलेशन एक्सप्लोड देन अलाउड टू बी किल्ड। हाँ, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हमें हार्म करने लग जाते हैं, इसलिए उसको मारना अलाउड कर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल गिबो नेटवर्क, कोई दोबारा कर लेते हैं। तो ग्लोबल गिबन नेटवर्क की जो है पहली मीटिंग हुई कहां पे? हेनान प्रोविंस ऑफ चाइना। तो पहली मीटिंग हुई है, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो गिबोन क्या होते हैं? दे आर स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट ऑफ ऑल एप्स। छोटे होते हैं बट काफी तेज होते हैं, फुर्तीले होते हैं। और हुलॉक गिबन जो है इट इज यूनिक टू इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। हमारे यहाँ पाई जाती है हुलॉक गिबन की प्रजाति, और हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, और उनकी अपनी पर्सनैलिटी होती है, स्मार्ट होते हैं। ठीक है, तो हैंडशेक भी कर लेंगे आपके साथ पूरा। देखो अब यहाँ पे पूरा टैनियो पे झूलता फिर रहा है, ये अपनी लाइफ पूरी इंजॉय कर रहा है। और स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स होते हैं इनके, मदर फादर बच्चे एंड सो ऑन। और इनकी पॉपुलेशन काफी कम हो रही है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, क्योंकि पेड़ों पे रहते हैं ये, तो ऑब्वियसली रेन फॉरेस्ट में पाए जाएंगे। एनर्जेटिक वोकल डिस्प्ले दिखाते हैं, बोलते बहुत हैं, चिल्लाते हैं, गाते हैं। और डायवर्नल होते हैं एंड अर्बोरियल होते हैं। अर्बोरियल कौन होते हैं? जो पेड़ों पे रहते हैं। अर्बोरियल कौन होते हैं? जो पेड़ों पे रहते हैं, तो पेड़ों पे रहते हैं ये। ओमनीवोरस होते हैं। ओमनीवोरस कौन होते हैं? दोनों कौन खाते हैं? क्या खाते हैं? दोनों, हाँ, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों खाते हैं, है ना। तो ओमनीवोरस है ये। तो आप क्या हो? हर्बीवोरस, कार्निवोरस या ओमनीवोरस? ओमनीवोरस। ठीक है, तो इंसान अगर ओमनीवोरस, उसको क्या बोल देते हैं कि नॉन वेजिटेरियन है। एक्चुअली में वो क्या है? ओमनीवोरस है। ठीक है, उसके बाद जो है टाइप्स, इंडिया में दो टाइप्स पाई जाती है, एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन्स। ठीक है, लेकिन 2021 में सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद ने स्टडी की। उसने कहा कि ईस्टर्न और वेस्टर्न हुलॉक गोबिन्स की जो स्पीशीज है वो सेम ही है, एक ही है। दे डू नॉट बिलोंग टू टू डिफरेंट स्पीशीज। थ्रेट्स वही सेम है, डिफॉरेस्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, हैबिटेट लॉस, सब में सेम ही आते हैं पॉइंट्स। ठीक है, कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड। वेस्टर्न का क्या रखा हुआ है? एंडेंजर्ड। ईस्टर्न का क्या रखा हुआ है? वल्नरेबल। और हमारे किस में आते हैं? शेड्यूल 1 में। ठीक है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है यूपीएससी में अबाउट दिस गिबोन, हुलॉक गिबन। ग्लोबल, अब आते हैं गिबोन नेटवर्क पे। इसका पर्पस क्या है कि गिबन्स की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना है। गिबन क्या है? एप्स है ना, उनकी पॉपुलेशन को जो है प्रोटेक्ट करना है। और याद रखना, इसको 2 इंस्टीट्यूशंस ऑफ चाइना ने बनाया है, इको फाउंडेशन ग्लोबल एंड हेनान इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल पार्क। तभी तो मीटिंग कहां पे हुई इसकी पहली? हेनान में। ठीक है, समझ आई? तो ये याद रखना आपको। उसके बाद है कैप्टिव ब्रेड वल्चर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज कैप्टिव ब्रेड वल्चर्स। यहां तक क्लियर? आपको कोई डाउट, किसी को कुछ ना समझ आई हो?
उसके बाद में कैप्टिव ब्रेड वल्चर्स। तो वही जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर हरियाणा में, जो कि पिंजौर में लोकेटेड है, वहां पे एक ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर को ब्रीड किया गया था, कैप्टिव ब्रीडिंग हुई थी, और उसको जो है वाइल्ड में अब रिलीज कर दिया गया। ये न्यूज थी। ये सब याद नहीं रखना, आपको याद क्या रखना है अबाउट कैप्टिव ब्रेड वल्चर्स या ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर्स के बारे में। तो एक चीज और याद रखना है कि जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर कहां पे है? पिंजौर हरियाणा में। यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कई बार, मैच द फॉलोइंग पूछ लें एक्सेट्रा। ठीक है, तो पहले तो वल्चर्स जो है, जिसको हिंदी में क्या बोल देते हैं? गिद्ध भी बोल देते हैं। तो ये नेचुरल स्क्वेंजर्स का काम करते हैं। स्क्वेंजर्स कौन होते हैं? साफ सफाई करते हैं। जो साफ सफाई करते हैं। तो ये नेचुरल सफाई कर्मी है। कैसे करते हैं? यहाँ ये डेड बॉडीज की सफाई करते हैं। जो एनिमल्स या ह्यूमंस की डेड बॉडीज होती है उनको कंज्यूम करते हैं। सो दे कंज्यूम द डेड बॉडीज ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स। ठीक है, और इससे बेसिकली इंफेक्शन को स्प्रेड होने से रोकते हैं। दे प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इंफेक्शंस। क्योंकि अगर वो डेड बॉडी ऐसी पड़ी रहेगी तो उसमें कोई ना कोई पैथोजन डेवलप होगा और वो जो है फिर एनिमल्स को या ह्यूमंस को एडवर्सली इफेक्ट करेगा। उस डेड बॉडी को कंज्यूम कर लेते हैं, इसलिए वो इन्फेक्शन की प्रिवेंशन को रोकते हैं। ठीक है, वाटर सोर्सेज की कंटेमिनेशन को रोकते हैं, क्योंकि वही डेड बॉडी अगर वाटर बॉडी में जाके मिक्स हो गई तो इट विल कॉज कंटेमिनेशन। और पारसी कम्युनिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तो डेड बॉडी को डिस्पोज करने का तरीका क्या होता है कि जो हिंदू धर्म में फॉलो किया जाता है ना, कि जला देते हैं, है ना। दूसरा क्या है? बरियल करते हैं, लाइक इन इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एक्सेट्रा, जमीन के अंदर जो है गाड़ देते हैं। तीसरा, पारसी कम्युनिटी कैसे जो है डेड बॉडी को डिस्पोज करती है? वो क्या करती है कि एक मंदिर है उनका, साइलेंस, टावर ऑफ साइलेंस, वहां पर जो है डेड बॉडी को रखाती है, और वहां पर क्या होता है कि वल्चर्स आते हैं और वो उस डेड बॉडी को खाते हैं। तो इसलिए पारसी कम्युनिटी के लिए जो है वल्चर्स काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट फॉर परफॉर्मिंग द लास्ट राइट्स ऑफ डेड बॉडीज ऑफ पारसी कम्युनिटी मेंबर्स। आई समझ। उसके बाद आजकल एक और चल रहा है कि डेड बॉडी है उसकी खाद बना दो, फिर उसको जो है खाद के तौर पे इस्तेमाल करके जो है बीज बो दो, फिर वो ग्रो हो जाएगा इनटू अ पेड़। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है करने का, लेकिन उसमें लोगों को डाउट है कि उसका पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा। क्या वो पेड़ के तौर पे जन्म ले चुका है, और क्या पता लोग, मान लो किसी का बच्चे की अर्ली डेथ होगी, उसको ऐसा पेड़ के तौर पे ग्रो करवा दिया, ठीक है, तो उस पेड़ को ही अपना बच्चा समझने लग जाए और उस पेड़ को ही जो है पालन पोषण करने लग जाए ना, प्यार करने लग जाए एक्सेट्रा, इमोशन डेवलप हो जाए पेड़ से। उसके बाद जो है वल्चर की पॉपुलेशन कम हो रही है। पहले 40,000 थी, अब कितनी रहेगी? 18,000। और 99% पॉपुलेशन जो है इंडिया लॉस कर चुका है। और 3 स्पीशीज ज्यादातर इंडिया में पाई जाती है, ओरिएंटल व्हाइट बैक, लॉन्ग बिल्ड एंड स्लेंडर बिल्ड। ठीक है, और रेड हेडेड और इजिप्टियन वल्चर की भी एक स्पीशीज है, उसकी भी जो है पॉपुलेशन 90% तक कम हो चुकी है। तो वल्चर्स की पॉपुलेशन काफी कम हो रही है। उसके बाद क्यों कम हो रही है? एक तो वही इलेक्ट्रोक्यूशन बाय पावर लाइंस, टकरा जाते हैं पावर लाइन से, करंट लगता है, मर जाते हैं। फूड डर्थ या कंटेमिनेटेड फूड कंज्यूम कर रहे हैं, इनका फूड क्या है? डेड बॉडीज। अगर वो कंटेमिनेटेड है, इफ दे ईट देन दे मे गेट डाइड। पेस्टिसाइड पॉइजनिंग हो रही है, और यूज ऑफ, ये याद रखना है इसका नाम, डाइक्लोफेनेक। ये एक मेडिसिन है जो कि यूज की जाती है फॉर एनिमल्स, फॉर बुफेलोस एक्सेट्रा, ताकि उनके पेन को या स्वेलिंग को कम किया जा सके। ठीक है, तो जिस मान लीजिए बुफेलो ने डाइक्लोफेनेक कंज्यूम की है, वो कभी ना कभी उसकी डेथ होगी, और उस डेड बॉडी को, बुफेलो को अगर वल्चर्स कंज्यूम करते हैं, सो दे मे गेट डाइड, बिकॉज उनकी डेड बॉडी में क्या मिक्स है? डाइक्लोफेनेक। इसलिए फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोहिबिट कर दिया यूज ऑफ डाइक्लोफेनेक, ताकि वल्चर्स की पॉपुलेशन को कंजर्व किया जा सके, क्योंकि इसकी इकोसिस्टम इंपॉर्टेंस भी है, नेचुरल स्कैवेंजर्स भी है, और पारसी कम्युनिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। समझ आई? उसके बाद कंजर्वेशन एफर्ट्स, वल्चर एक्शन प्लान है, वही कैप्टिव ब्रीडिंग वगैरह प्रमोट करता है, हैबिटेट लॉस को प्रिवेंट करने की कोशिश करता है। वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम है जो कि सेंट्रल जू अथॉरिटी
और BNHS मिलकर जो चला रहे हैं। एंड डिक्लोफेनेक को मैंने बताया कि ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया। इंडिया सिग्नेटरी भी है कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। और तमिलनाडु ने जो है कीटोप्रोफिन को भी बैन किया। कीटोप्रोफिन क्या है? उसका भी जो है सिमिलर इफेक्ट देखा गया ऑफ डेक्लोफेनेक, कि वो भी जानवरों को दी जाती है दवा, और जानवर उस दवा को कंज्यूम करते हैं। जब वो उनकी डेथ होती है तो कीटोप्रोफेन जो है उनकी डेड बॉडी में मिक्स होती है, उसको वल्चर्स खाते हैं तो वल्चर्स मर जाते हैं। तो इसलिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या बैन की? कीटोप्रोफेन। तो ये दो दवाइयों के नाम याद रखना, डेक्लोफेनेक और कीटोप्रोफेन। ठीक है। ये BNHS की फुल फॉर्म है, आई थिंक बॉम्बे नेचुरल, वही है कि जानवरों को दी जाती है दवा है ये, ठीक है। उसको कंज्यूम करते हैं, उनकी बॉडी में मिक्स हो जाती है। जब वो मरते हैं तो उनको वल्चर्स खाते हैं, तो उनकी बॉडी में मिक्स थी कीटोप्रोफेन, तो वल्चर्स कंज्यूम कर जाते हैं कीटोप्रोफेन को, इसी वजह से वल्चर्स की डेथ हो जाती है। ठीक है। तो वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, ठीक है। और उसमें लगभग 700 बर्ड्स को जो है कैप्टिव ब्रीडिंग कराई गई और उनको वाइल्ड में रिलीज किया गया। और अभी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने इसने रिकमेंड किया है कि कीटोप्रोफेन को बैन कर दिया जाए और एक्लोफेनेक को भी बैन कर दिया जाए। तो आपको याद रखना है दिस डेक्लोफेनेक तो बैंड है, बट इसकी रिकमेंडेशन आई है, अभी बैन नहीं हुई है, सिर्फ क्या ही है? रिकमेंडेशन। ठीक है। तो ये तीन दवाइयों के नाम याद रखने आपको, एक्लोफेनेक, कीटोप्रोफेन एंड डेक्लोफेनेक। डेक्लोफेनेक बैंड है, बाकी इन दो की रिकमेंडेशन आ चुकी है। ठीक है। स्टेटमेंट कैसे बन सकती है आपकी यूपीएससी में कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो है एक्लोफेनेक एंड कीटोप्रोफेन को बैन कर दिया है क्योंकि वो वल्चर्स की पॉपुलेशन को डिक्लाइन कर रहे थे। ठीक है। स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग, क्योंकि अभी बैन नहीं हुई। ठीक है। क्लियर है यहां तक? उसके बाद है लुडविगिया पेरुवियाना। लुडविगिया पेरुवियाना, ये क्या कर रही है? ये एक मान लीजिए एक्वेटिक प्लांट है जो एलिफेंट्स की पॉपुलेशन को कम कर रही है। क्या कर रही है ये? एलिफेंट्स की पॉपुलेशन को कम कर रही है इन तमिलनाडु। और तमिलनाडु में जो है अन्नमलाई टाइगर रिजर्व है, वहां पर जो है एलिफेंट्स की पॉपुलेशन को कम कर रही है। और अन्नमलाई टाइगर रिजर्व जो है केरल बॉर्डर पे है। वैसे तो न्यूज याद नहीं रखनी, बट आपको ये याद रखना है कि अन्नमलाई टाइगर रिजर्व कहां पे है, एंड इट इज ऑन बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु एंड केरल। बट इसको हम कहां मानते हैं, केरल में या तमिलनाडु में? तमिलनाडु। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट इस तरीके से बन सकती है ना, अन्नमलाई टाइगर रिजर्व इज इन केरल, इट इज ऑन बॉर्डर बिटवीन तमिलनाडु एंड केरल। तो इस तरीके से यूपीएससी पूछेगी। ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं लुडविगिया पेरुवियाना। पूछ लेती है यूपीएससी ऐसे सवाल, लुडविगिया पेरुवियाना क्या है? एक कॉस्मेटिक है, एक वीड है, इन्वेजिव स्पीशीज है, ठीक है, या मान लीजिए एक जानवर का नाम है, क्या है? ठीक है। तो ये वियर्ड से सवाल पूछती है यूपीएससी। आपको एग्जामिनेशन होगा कि कहां से क्या पूछ लिया, बट ये है कि एवरीथिंग अंडर द सन कुड नॉट बी कवर्ड, बट हम कुछ कवर करके जाएं ताकि वहां से क्वेश्चन सही हो। ठीक है। तो ये बेसिकली एक एक्वेटिक वीड है, सेंट्रल साउथ अमेरिका में पाई जाती है और ये काफी फास्टली ग्रो होती है इन वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में ग्रो होती है, काफी फास्टली ग्रो होती है, और ये इन्वेजिव प्लांट है क्योंकि फॉरेन स्पीशीज इट इज कम फ्रॉम सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, और ये लोकल स्पीशीज को क्या पहुंचाती है? नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। और ऑर्नामेंटल प्लांट है, येलो कलर का फ्लावर है, तो वही बुके वगैरह में इसका इस्तेमाल हो जाता है, डेकोरेशन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और इसका काम क्या है कि ये लोकल पॉपुलेशन को हार्म पहुंचा रही है। तो जो एक्वेटिक ग्रासेस थी दैट वाज ग्रोइंग इन द स्वैम्प्स ऑफ अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, वहां पे जो लोकल ग्रास है उसको नुकसान पहुंचा रही है। सो इट इज हार्मिंग द लोकल ग्रास ऑफ अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है। और वो लोकल ग्रास कहां पे ग्रो हो रही थी? स्वैम्प्स में। स्वैम्प क्या होते हैं? हाँ, दलदली लैंड, वाटर लॉग्ड लैंड। ठीक है। और उनको लोकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? व्याल्स। तो ये भी याद रख लेना, इस तरीके से न्यूज में पूछ लेते हैं, प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं कि व्याल इज द टर्म एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो व्याल क्या है? एक स्वैम्प है। ठीक है।
और ये काफी टॉल ग्रो होती हैं, अप टू दी हाइट ऑफ 12 फीट। एक्वेटिक प्लांट है, याद रखना है, और काफी फास्टली ग्रो होती हैं। मॉनसून रेज इसकी जो है ग्रोथ को काफी स्पीड अप करते हैं। और इससे एलिफेंट्स पे कैसे इंपैक्ट आ रहा है, वही बताया कि जो लोकल ग्रास है स्वैम्प्स में, उसको जो है बेसिकली डिस्प्लेस कर देती हैं, डिसलोकेट कर देती हैं ये, जिसकी वजह से एलिफेंट्स की पॉपुलेशन कम हो रही है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको इन्वेसिव प्लान डिक्लेयर किया हुआ है, इसलिए इसको रिमूव करने की परमिशन है। अगर ये स्वैम्प में डेवलप हो रही है तो इसको फॉरेस्ट ऑफिशियल रिमूव कर सकते हैं। बट इसके रिमूवल में क्या दिक्कत है कि अगर आप इसको मशीन से रिमूव करोगे तो ये आसपास की जो लोकल ग्रासीज है उसको डैमेज कर देगी। मशीन से अगर आप इसको रिमूव करने की कोशिश करोगे तो जो आसपास की लोकल ग्रासीज हैं वो डैमेज हो जाएंगी, ठीक है। और अगर आप मैन्युअली इसको रिमूव करने के सोचोगे तो ये बीच में से कट जाएगी, बीच में से कट जाएगी, तो जहां से कटी है वहां से फिर से ग्रो होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, अप्रूट करना पड़ेगा, इसको जड़ से निकालना पड़ेगा। और वो भी जड़ से आप कैसे निकालोगे, मैन्युअली। इसके रूट्स डिग कर करके जो है इसको जड़ से निकालना पड़ेगा, अदरवाइज आपके रिमूवल प्रोसेस फेल हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इज साल्ट पेन वर्कर्स, अग्रियास। साल्ट पेन वर्कर्स आल्सो नोन एज अग्रियास। ये न्यूज में क्यों थे, क्योंकि इनको जो है लिटिल रन ऑफ कच्छ में जाने नहीं दिया जा रहा। साल्ट पेन वर्कर्स हैं जिनको लिटिल रन ऑफ कच्छ में जाने नहीं दिया जा रहा, ठीक है। तो साल्ट पेन वर्कर्स कौन है, ये बेसिकली कोली, संधी एंड मियाना कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। लिटिल रन ऑफ कच्छ ये एरिया है, वहां पे 100-125 गांव है, वहां पे ये रहते हैं। और इनका काम क्या है, सॉल्ट कल्टीवेशन कर रहे हैं, मतलब कि सॉल्ट को जो है वहां पे आप कह सकते हो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ट्रेडिशनली इनका यही काम है, 600-700 साल से यही काम करते आ रहे हैं। लिटिल रन ऑफ कच्छ में जो है इंडियन वाइल्ड एस पाया जाता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, खच्चर, खच्चर बोलते हैं। और ये याद रखना आप, लिटिल रन ऑफ कच्छ में कौन सी दो ट्राइब्स पाई जाती हैं, राबारी एंड भार। भार ट्राइब वहां पाई जाती है, ठीक है। अब आते हैं इंडियन वाइल्ड एस, ये रन ऑफ कच्छ में पाई जाती है। कंजर्वेशन स्टेशन आईयूसीएन का क्या, नियर थ्रेटन, सीटस में एपिडेंस 2 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1। ये एशियन वाइल्ड एस की जो है सब स्पीशीज है, और इसकी बॉडी पे जो आपको व्हाइट मार्किंग देखने को मिलेगी, और इंटीरियर पार्ट ऑफ रम एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ शोल्डर। इंटीरियर पोस्टीरियर क्या होता है, हाँ, इंटीरियर आगे का हिस्सा, पोस्टीरियर पीछे का हिस्सा। अगर आपका आगे का हिस्सा बताएं तो फेस से लेकर चेस्ट तक आ जाएगी, पोस्टीरियर आपकी पीठ आ जाएगी, ठीक है। तो ये व्हाइट मार्किंग आपको इंटीरियर पार्ट ऑफ रम्प, रम्प क्या है, ये पेट वाला जो फुला हुआ हिस्सा है ना, उसके इंटीरियर पार्ट यानी ऊपर वाले हिस्से पे आपको व्हाइट मार्किंग दिखेगी। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ शोल्डर, ये पूरे एरिया को क्या बोलते हैं, शोल्डर। पोस्टीरियर मतलब इसके नीचे का हिस्सा, यहाँ पे आपको व्हाइट मार्किंग दिखेगी, समझे। अगर आपको मैं मार्क करूं, ये जो है इसका शोल्डर है, तो शोल्डर के नीचे जो एरिया है वो क्या है, व्हाइट है ना, ठीक है। रंप ये है, रंप का इंटीरियर यानी ऊपर का हिस्सा, वहां पे क्या है, व्हाइट मार्किंग। तो इसके ऊपर और नीचे क्या है, व्हाइट मार्किंग। क्लियर, सिंपल है। और वाइल्ड लिटिल रन ऑफ कच्छ को जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1972 में डिक्लेयर कर दिया गया था। इसलिए जो है सॉल्ट कल्टीवेशन वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर दी गई। 1997 में जो है एक सर्वे हुआ था, उसमें अग्रियस को जो है एक्सक्लूड कर दिया गया कि वहां पे वो साल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन अग्रियस क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 700 सालों से जो है हम वहां पे सॉल्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमें सॉल्ट प्रोडक्शन वहां पे करने दी जाए। दूसरा कह रहे हैं कि वाइल्ड एस की हमारी वजह से कोई पॉपुलेशन कम नहीं हो रही, इनफैक्ट बढ़ी रही है, 700 थी 1973 में, अब कितनी हो गई है, 6000, ठीक है। और सेंसस के भी डाटा ये दिखाता है कि वाइल्ड एस और उनके बीच में कोई कंफ्लिक्ट नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि वो साल्ट प्रोडक्शन करने जाएंगे, वहां पे वाइल्ड एस अटैक कर दें और अपनी जान बचाने के लिए उनको वाइल्ड एस को मारना पड़े। ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हो रहा, कोई मैन एनिमल कंफ्लिक्ट नहीं हो रहा, कोई वाइल्ड एस अगेरिया कम्युनिटी कंफ्लिक्ट नहीं हो रहा। यानी हमारी साल्ट प्रोडक्शन से जो है वाइल्ड एस की पॉपुलेशन में कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आने वाला। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। और वो कह रहे हैं कि सिर्फ 6% एरिया पे ही हम साल्ट कल्टीवेशन कर रहे हैं, बाकी 94% एरिया लिटिल रन ऑफ कच्छ का जो है वहां पे हम कुछ साल्ट कल्टीवेशन नहीं कर रहे, यानी वो अवेलेबल है फॉर वाइल्ड एस, ठीक है। और उनका कहना है कि 1997 में जो सर्वे हुआ था वो सिर्फ 16 गांवों में हुआ था,
और उन्हीं के उसी के बेसिस पे जो है उन्होंने क्या किया, 95% अगरिया कम्युनिटी को एक्सक्लूड कर दिया फॉर डूइंग साल्ट प्रोडक्शन इन लिटिल रन ऑफ कच्छ। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि जिन अगरियस को अलाउड किया था कि वहां पे साल्ट प्रोडक्शन कर सकते हैं, वह जिंदा भी नहीं है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अगरिया कम्युनिटी को अलाउड किया जाए कि वहां पे वो साल्ट प्रोडक्शन कर सके। तो अभी मैटर जो है बेसिकली कहां पे है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और गुजरात हाईकोर्ट में है। अगर वो अलाउड कर देती हैं, ठीक है, तो फिर साल्ट प्रोडक्शन वहां पे अगरिया कम्युनिटी कर सकती है। ठीक है, क्लियर है। तो अभी मैटर क्या है, सब जुडिस है। क्लियर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर होने की वजह से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर होने की वजह से अगरिया कम्युनिटी को साल्ट प्रोडक्शन करने से वहां पे मना कर दिया गया। ठीक है, बेस्ड ऑन द 1997 सेटलमेंट सर्वे। क्लियर आपको ये। उसके बाद है महादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहां पे है ये, गोवा में। कहां पे है, गोवा में। तो हुआ क्या कि बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने गोवा गवर्नमेंट को कहा कि महादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दो विद इन 3 मंथ्स। ये न्यूज है कि वो पहले से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, उसको क्या डिक्लेयर कर दो, टाइगर रिजर्व। वैसे डिफरेंस क्या होता है ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व में? प्रोटेक्शन लेवल। तो नेशनल पार्क में ज्यादा प्रोटेक्शन होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? नेशनल पार्क में जो है ह्यूमन एक्टिविटीज वगैरह रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फिर भी अलाउड होती है। ठीक है, तो बस लेवल ऑफ प्रोटेक्शन का फर्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो आप कह लीजिए लेवल ऑफ प्रोटेक्शन थोड़ा कम है, नेशनल पार्क है तो और बढ़ जाएगा। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज और ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएंगी वहां पे। तो महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ लेते हैं। नॉर्थ गोवा में लोकेटेड, आपको ये याद रखना है। और कुछ वाटरफॉल्स है वहां पे, वज्रा एंड बिरदी, ये याद रखना है। वज्रा और बिरदी कहां पे है, नॉर्थ गोवा में। ठीक है, लॉन्ग बिल्ड बेल्चर्स वहां पे पाए जाते हैं, और वही फॉरेस्ट वगैरह तो होंगे ही। और फ्लोरा एंड फौना कौन सी है, इंडियन गोर, टाइगर्स, बार्किंग डियर, सांबार डियर, वाइल्ड बोर, इंडियन हेयर एक्सेट्रा। बोर क्या होता है, BOAR, वाइल्ड बोर। भालू, हाँ जंगली सुअर। वाइल्ड बोर जंगली सुअर होता है। गोर, भैंसा टाइप होता है ये, भैंसा टाइप की प्रजाति है ये। ठीक है, और स्नेक्स भी यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं, इंडियन क्रेट, रशियल वाइपर, सो स्केल वाइपर, स्पेक्टिकल कोबरा एक्सेट्रा। और बर्ड, इंटरनेशनल बर्ड एरिया भी डिक्लेयर किया जा चुका है, क्योंकि यहाँ पे मालाबार, पैराकीट, रफोस, बैबलर एक्सेट्रा पाए जाते हैं, और टाइगर्स वगैरह पाए जाते हैं। इसलिए गुजरात हाई सॉरी बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया जाए। ठीक है, और महादेवी रिवर यहां से गुजरती है, इसीलिए इसका नाम महादेवी रिवर पे रखा गया है। क्लियर। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है आपसे, महादेवी रिवर किस स्टेट से बिलोंग करती है, या किस स्टेट में जो है फ्लो करती है, या इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से फ्लो करती है कि नहीं करती। ठीक है, और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन सी स्पीशीज पाई जाती हैं, एंड सो ऑन। टाइगर भी पाए जाते हैं, गोर भी पाए जाते हैं, बोर भी पाए जाते हैं, बर्ड्स भी हैं, एक्सेट्रा। क्लियर है यहां तक? एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होते हैं सर? जो स्नेक्स की स्टडी करते हैं। चलिए, सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, बॉम्बे सॉरी इंडियन फ्लाइंग फॉक्स बैट। Yes, online students, please confirm. Is everything clear to you? Whatever we have discussed is clear to you? Clear है आप सभी को? तो यहां पे एक हमने वर्ड आया था वैसे हमारी करंट अफेयर में, BNHS। उसकी फुल फॉर्म क्या है, बॉम्बे नेचुरल हेरिटेज सोसाइटी। बॉम्बे नेचुरल हेरिटेज सोसाइटी। ये उसमें आया था ना, जॉइंट कंजर्वेशन कर रहे हैं BNHS एंड सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ दिस, हाँ वल्चर्स में कैप्टिव ब्रीडिंग कर रहे हैं BNHS। ठीक है, रॉयल सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स और BNHS जो है 4 कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर चला रहे हैं। बॉम्बे नेचुरल हेरिटेज सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हेरिटेज सोसाइटी।
चलिए 2 और जानवर पढ़ लेते हैं। हाँ, हिस्ट्री सोसाइटी, नहीं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, सॉरी हेरिटेज नहीं है, हिस्ट्री है। यस, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। प्रीवियस ईयर की स्पीशीज को कवर करना है, वो हो जाएंगे आपकी यहाँ पे। ज्यादातर देखो यूपीएससी क्वेश्चन आती है जो स्पीशीज इन न्यूज होती है। अब दुनिया में तो हजारों लाखों स्पीशीज है, सारी थोड़ी ना पढ़नी है। जो स्पीशीज न्यूज में होती है ना, उसी को पढ़ना होता है, और वहीं से क्वेश्चन बनता है। कैसे? देखो बहुत, वो अपने आप आपकी इन्वायरमेंट की टू द पॉइंट करंट अफेयर में कवर हो जाएगी, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर की स्पीशीज आपको कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपने आप ही आपकी इन्वायरमेंट की टू द पॉइंट करंट अफेयर में सब कवर हो जाएगा। ठीक है, और यूपीएससी क्वेश्चन आती है जो स्पीशीज इन न्यूज या प्लेसेस इन न्यूज होती है, कभी भी रैंडम स्पीशीज नहीं पूछती वो, कि कुछ भी मन में आ गया पूछ लिया, ऐसे नहीं होता। जो न्यूज में होती है प्लेस या स्पीशीज एक्सेट्रा, कुछ वही पूछती है। ठीक है, तो इसलिए हम न्यूज से जो है ले रहे हैं सारी स्पीशीज जो भी थी, तो इसलिए आप मान के चलो कि अगर यूपीएससी को किसी स्पीशीज से क्वेश्चन पूछना होगा तो वो आपकी करंट अफेयर में कवर हुआ होगा। क्लियर, समझे? और जो प्रीवियस ईयर की स्पीशीज हैं, देखो ऐसे तो थाउजेंड्स हो जाएंगी अगर आप प्रीवियस ईयर के निकालने लग गए। ठीक है, दैट इज ह्यूमनली पॉसिबल टू डू दैट। तो इसीलिए आप सिर्फ यही करो जो हम क्लास में कर रहे हैं, और बाकी जो आपके इन्वायरमेंट के टीचर ने आपकी स्टैटिक क्लासेस में कराया होगा वो कर लो, बस इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझे? क्योंकि वी हैव लिमिटेड टाइम, तो हमें लिमिटेड टाइम को जुडिशली यूज करना है। करने को तो बहुत कुछ किया जा सकता है तैयारी में, बट आप कर नहीं पाओगे। ना आप कर पाओगे, ना पहले कोई कर पाया है, ना आके आने वाला कोई बंदा कर सकता है। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें हैं याद करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज इंडियन फ्लाइंग फॉक्स बॉट। इस पर बेसिकली सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में थे, उन्होंने जो है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स बैट पे जो है रिसर्च की। उन्होंने कहा कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स बैट जो है इन्वायरमेंटल विजिलेंस कर रही है। कैसे कर रही है वही हम डिस्कस करते हैं। तो पहले तो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स बैट के बारे में पढ़ते हैं। तो वैसे उसका साइंटिफिक नेम है, वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, क्योंकि याद ही नहीं होगा, अगर याद कर भी लिया तो बाकी सब कुछ भूल जाओगे, सिर्फ यही याद रहेगा। ठीक है, तो ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। लार्ज साइज है, और इसको फॉक्स बैट क्यों बोलते हैं? क्योंकि शक्ल फॉक्स जैसी है। ठीक है, तो कभी इसके कोई इंसेस्टर क्या पता फॉक्स रहा हो। उसके बाद जो है डार्क ब्राउन कलर है इनका, और येलोइश मेंटल है, आप देख सकते हो। और मेल्स का जो साइज है वो लार्जर है देन फीमेल्स, और साउथ सेंट्रल एशिया से लेके पाकिस्तान, चाइना, इंडिया तक भी पाए जाते हैं। हैबिटेट क्या है कि फॉरेस्ट में या स्वैम्प एरिया में पाए जाते हैं, बनियान, फिग, टेमरिंड एक्सेट्रा के ट्रीज में पाए जाते हैं। और रूस्टिंग ट्रीज जो है बेसिकली बॉडी ऑफ वाटर के पास पाए जाते हैं। रूस्टिंग ट्रीज मतलब जिन ट्रीज पे रेस्ट करती हैं, जिन ट्रीज पे क्या करती हैं, रेस्ट करती हैं, वो बेसिकली वाटर बॉडीज के पास होती हैं। ठीक है, सीटस स्टेटस क्या है? अपेंडिक्स 2 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 2। नेगेटिव इंपैक्ट क्या है? इसको वर्मीन माना जाता है, क्योंकि ये फ्रूट ऑर्चर्ड्स को, बगीचों को नुकसान पहुंचाती है, फ्रूट्स खाती हैं क्योंकि फ्रूट बैट है। ठीक है, और कई बार इसको पेस्ट के तौर पे देखा जाता है या वर्मीन के तौर पे देखा जाता है, इसलिए इसको मार भी देते हैं, और काफी सारी बीमारियां भी फैलाती हैं, जैसे कि नीपा वायरस एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद अब स्टडी ने क्या पाया। अब ये डे में क्या करती है? रेस्ट करती है, रात को जो है ये एक्टिव होती हैं। तो इनका रूस्टिंग टाइम, रेस्टिंग टाइम क्या है? डे टाइम। तो नॉकटर्नल है। तो ये क्या होते हैं, जो दिन में रेस्ट करते हैं ना, वो उस दौरान रेस्ट करते वक्त भी विजिलेंट होते हैं, अपने आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में अवेयर होते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि घोड़ा बेच के सो जाते हैं, इनको जो है सोते वक्त भी थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, अदरवाइज दे कुड बी अटैक्ड बाय एनी अदर प्रीडेटर, है ना। तो इसलिए दो तरह की विजिलेंस रखते हैं, एक सोशल और एक इन्वायरमेंटल। सोशल में तो क्या है कि जो आसपास के जो इंडिविजुअल्स हैं उसके बारे में ये अवेयरनेस रखते हैं, कौन क्या कर रहा है सबकी खबर होती है इनके पास। ठीक है, रात को ही एक्टिव है और दिन में भी रेस्ट कर रहे तब भी एक्टिव है।
दूसरा जो है इन्वायरमेंटल विजिलेंस रखते हैं। इन्वायरमेंटल विजिलेंस इन द सेंस कि अगर इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है तो इनको पता लग जाता है। इन्वायरमेंट में मान लीजिए एयर पोल्यूट हो रही है या वाटर बॉडी पोल्यूट हो रही है या डिफोरेस्टेशन हो रहा है, सॉइल कंटेमिनेट हो रही है एक्सेट्रा, तो उनको उनके बारे में पता लग सकता है। अभी तक माना जा रहा था कि फ्रूट बैट जो है वो सोशली विजिलेंट है, लेकिन अभी स्टडी में पाया गया कि इन्वायरमेंटली भी विजिलेंट है। तो इनके बिहेवियर से हमें पता लग सकता है कि क्या इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा। दे कैन गिव अस इंडिकेशन अबाउट द पॉसिबल डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, इसको भी कीस्टोन स्पीशीज के तौर पे माना जा रहा है कि ये नेक्टर फ्रूट तो खाती है, बट उस फ्रूट को जब खाती है तो पॉलिनेशन को प्रमोट करती है, सीड डिस्पर्सल को प्रमोट करती है। ठीक है, और अब स्टडी में पाया गया कि इन्वायरमेंटल विजिलेंस भी कर रही है, दैट्स व्हाई आल्सो दे आर कीस्टोन स्पीशीज। तो इसलिए कह रहे हैं कि इनको मारो मत। अभी तक इनको हम वर्मिन के तौर पे देख रहे थे कि हमने अलाउड किया हुआ था फार्मर्स एक्सेट्रा को कि अगर इसको मारना पड़े तो मार सकते हो, बट इनकी जो है इन्वायरमेंटल विजिलेंस की जो है क्रूशियल रोल है, क्रूशियल फंक्शन प्ले कर रहे हैं ऑफ इन्वायरमेंटल विजिलेंस, तो इसलिए जो है इनको अब मारना नहीं चाहिए। ठीक है, दैट इज व्हाट दे हैव रिकमेंडेड। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे इज व्हाइट बेलीड सी ईगल्स। तो हुआ क्या कि व्हाइट बेलिड सी ईगल्स के नेस्ट जो है पावर लाइन टावर्स इन रमंथापुरम ऑफ तमिलनाडु में पाए गए। ये न्यूज है। ठीक है, तो ये व्हाइट बेलिड सी ईगल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये रैप्टर है। रैप्टर क्या होता है अभी बताया था, हाँ, जो फिशेज को खा लेते हैं। ठीक है, और ये सब याद रखने जितने किस फैमिली से बिलोंग करते हैं एक्सेट्रा, और मुंबई से लेके ईस्टर्न बांग्लादेश, श्रीलंका या साउथ ईस्ट एशिया के कोस्ट में पाए जाते हैं। फिशेज वगैरह खाते हैं तो आपको कोस्टल एरियाज में देखने को मिलते हैं इसीलिए। और ये डायरोनल होते हैं। डायरोनल कौन होते हैं, जो डे में एक्टिव रहते हैं, so they are active in डे टाइम। मोनोगेमस होते हैं। मोनोगेमस कौन होते हैं, जो एक ही पार्टनर से मीटिंग करते हैं। वैसे मोनोगमी ना जानवरों में बहुत कम पाई जाती है, 4 to 5% जानवरों में ही मोनोगमी पाई जाती है, बाकी 95% आपको एनिमल्स में पोलिगमी ही पाई जाती है। सो दे आर मोनोगमस। ये मीटिंग सिर्फ एक ही पार्टनर से करते हैं। ठीक है, लीस्ट कंसर्न में आते हैं और स्नेक्स फिश को खाते हैं। ये इनलैंड वाटर्स में भी कई बार देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और एक ही लोकेलिटी में काफी टाइम तक रहते हैं, और अपने जो ट्रीज हैं वो कहां पे बनाते हैं, टॉल, अपने नेस्ट कहां पे बनाते हैं, टॉल ट्रीज पे, नियर सी कोस्ट, टाइडल क्रीक्स, एस्टुरीज। क्लियर, समझ आई। तो कहने का मतलब एक सिंपल सा पॉइंट याद रख लो कि रैप्टर है वो, फिशेज वगैरह खाते हैं, तो ऑब्वियसली कहां पाएंगे ये, नियर सी, नियर कोस्टल एरियाज पाएंगे। ठीक है, बाकी सारे पॉइंट्स अपने अभी आपके याद हो जाएंगे। कभी कभी फ्रेश वाटर लेक्स में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, और मोनोगमस होते हैं, आपको ये याद रखना है, और ज्यादातर पंछी डायरेनली होते हैं। क्लियर, तो मतलब ये पॉइंट्स याद करने इजी है, तो थोड़ा सा हम लॉजिक लगा के थोड़ा सा समझ के करें तो ठीक है। अगर हम सीधा रट्टा मारने लगे फिर तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अभी याद करोगे कल तक भूल जाओगे। तो इसका थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा समझो, ये चीजें याद हो जाती है। तो 3 महीने की आपकी इन्वायरमेंट की करंट अफेयर हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम कोई और सब्जेक्ट पकड़ेंगे, वो करेंगे। ये कल नहीं है, ये होगी आपकी ट्यूसडे एंड थर्सडे को। ठीक है, टू द पॉइंट करंट अफेयर आपकी होगी ट्यूसडे एंड थर्सडे, वीक में 2 क्लासेस होंगी। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट किसी को? चलिए, आई होप कि आप सभी इसको रिवाइज करके आओगे अच्छे से। ठीक है, तो आज की आज रिवाइज करना, अगले दिन फिर करना, कल फिर करना रिवाइज, फिर जब अगली क्लास में आओगे उससे पहले रिवाइज करके आना, और एक लास्ट में मंथ एंड पे रिवाइज करना। ये 4 रिवीजन कर ली, प्रीलिम्स का कुछ नहीं बोलोगे, कुछ नहीं भूलोगे, और हर क्वेश्चन को आप जो है आंसर कर पाओगे इन प्रीलिम्स, और सबसे मेन बात सही से आंसर कर पाओगे, करेक्ट मार्क कर पाओगे। ठीक है, चलिए, क्लियर है? So that's all for today. I wish you all happy learning. Thank you very much, all of you.